वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके अंदर एनएसजी को दिल्ली से मुंबई बुलाया गया? मुंबई पे आतंकी हमला। Mumbai faced one of the worst terror attacks in India's history. मैंने जिस तरीके से वहाँ लाशें देखी होटल के अंदर, जैसे किसान गेहूं के खेत में फसल काट देता तो गट्ठर पड़े रहते गेहूं के, ऐसे लाशें थी। हिट करो, देखो हिट करो, दबाओ फायर, खोल दो कैमरा, खोल दो। हमारे ऊपर हेली आ गया, मेरा ख्याल है इधर चांस है। लगाओ तो देखो लगाओ, फायर शुरू हो गया। तो हम बलोच हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं भी जाट हूँ बहन, तो यहीं दाबूंगा तुमको। तो हमें इतनी खून लगती सर, मैंने उस तंदूर के अंदर जो है ना, उसको जिंदा, उस आतंकवादी को जिंदा तंदूर में डाल दिया आपने। बहुत दुख की बात है, उस समय क्यों एनएसजी को डिसमेंटल करना चाह रही थी। मतलब एनएसजी को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, ये कह रहे थे कि कोई काम नहीं आ रहे, इनका कोई काम नहीं है। बचेंगे तो ही बहादुर कहलाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। ये 8 घंटे की बाद की बात बता रहा हूँ मैं। मेजर उन्नी कृष्ण साहब की डेड बॉडी मिली। उस खुलासे के डर से कांग्रेस सरकार ने देश के गृह मंत्री का भी इस्तीफा लिया और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। होटल ओबराय के अंदर पूरा ऑपरेशन 30 मिनट में हो गया था, तो होटल ताज के अंदर ये 60 घंटे से अधिक का समय क्यों लगा? चलते भी गए कहते भी गए, चलते भी गए कहते भी गए, आज़ादी के दीवाने, जीना उसी का जीना जो मरना वतन पर जाने। जय हिंद व्यूअर्स। तो आज के इस एपिसोड में जो क्लियर थिंकिंग लेने वाले हैं और जो हार्ड लेसन हमें मिलने वाले हैं, वो है एक रियल स्टोरी। और आज की रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे गेस्ट हैं एक आर्मी वेटरन नायक सुरेंद्र सिंह, और वो चर्चित हैं कमांडो साहब के नाम से। और उन्होंने 26/11 के ऑपरेशन में पहली बार होटल ताज में एंट्री की थी और एक आतंकवादी को जिंदा जला दिया था। और उससे बड़ी बात, आर्मी के सफ़र को पूरा करने के बाद उन्होंने राजनीतिक पार्टी आप में 2 बार दिल्ली कैंट से विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत दिल्ली की जो कार्यकारिणी समिति है उसके सदस्य हैं तथा एसटी मोर्चा के अंदर सह प्रभारी भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे कमांडो साहब का। जय हिंद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 2008 की वो रात, ये समय था रात को 9:20 पर, जब हमारे देश के जो न्यूज़ चैनल थे वो एक खबर प्रसारित कर रहे थे कि मुंबई के अंदर समुद्री रास्ते से 10 आतंकवादी बदवार पार्क पर उतरे हैं और कुछ ही समय बाद लियोपोल्ड कैफ़े के अंदर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था, जहां पर कई निर्दोषों की जान गई। और कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसके बाद हमें न्यूज़ मिली कि आगे होटल ताज, होटल ओबराय तथा आतंकवादियों ने नरीमन हाउस के अंदर भी एंट्री कर ली है। कमांडो साहब, हम यहीं से आज की बातचीत को प्रारंभ करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके अंदर एनएसजी को दिल्ली से मुंबई बुलाया गया था? सबसे पहले तो सभी साथियों को और जो ना आपको भी मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं कि आप देश की जनता तक, लोगों तक सच्चाई को लेके जाते हैं। आज आप जो है ना जयपुर से चल के दिल्ली आए हैं इस सच्चाई को कुरेदने के लिए। और जो हमला हुआ 26/11 का, बहुत लोगों ने टीवी पर देखा, बहुत सारे युवा, मैं देखता हूँ किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो बैठे बैठे सर्च करते हैं जब बताते हैं कि 26/11 में था। बिल्कुल, क्योंकि वो उस पीढ़ी के लोग, उस समय के जो ना छोटे बच्चे थे, वो जवान होके वो जो घटना हुई, तो जब आतंकवादियों ने हमला किया तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हमला किया, कैफ़े पे हमला किया, और वो वहाँ से अलग अलग टुकड़ियों में बट गए, 4 टुकड़ी में बट गए।
4 टुकड़ियों में बट गए हाँ। थे जी। एक टुकड़ी में 2-2 की टुकड़ी, 3 टुकड़ी, एक टुकड़ी में 4 आदमी, जिन्होंने ताज होटल पर हमला किया जाकर वो 4 की टुकड़ी में थे। बाकी 2 नरीमन हाउस में चले गए, 2 ओबराय होटल में चले गए, और 2 बंदे थे जिन्होंने कसाब और उसके साथ एक बंदा और था जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और हॉस्पिटल और बार, इन जगहों पर शहर में जो दहशत फैलाने के लिए घूम रहे थे वो जी। ध्यान भटकाने के लिए पूरी फोर्सों का। उस समय इस तरह के हमले के लिए वहाँ की पुलिस और अन्य फोर्सों को भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, और उस हमले के लिए हम तैयार भी नहीं थे, प्रिपेयर थे ही नहीं। मतलब मानसिक रूप से ना तो हम तैयार थे, ना ही ट्रेनिंग थी जो वहाँ की लोकल फोर्सेस थी, लोकल फोर्स के पास में, और ना ही एनएसजी को भी मतलब उस लेवल की ट्रेनिंग उस तरह की नहीं दी जाती थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कभी नहीं दी गई, बड़े बड़े होटलों में कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई, और कभी इस चीज़ के ऊपर विचार भी नहीं किया गया था ऐसे हाई राइज बिल्डिंगों में भी ये काम हो सकता है। भाई इतनी सोच थी कि भाई छोटे मोटे हमलों को जिस तरीके से करते हैं, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग में या बड़े होटल में ट्रेनिंग करना, उस होटल को बंद करना, उसके काम पर असर डालना, उस होटल की छवि भी खराब हो सकती है। मान लो कोई फोर्स ट्रेनिंग करके आती है तो आधा तो वो मीडिया वगैरह में चल जाए तो सोचे भाई हो सकता है इसमें आतंकवादी हो, सच में प्रोग्राम हुआ हो, तो परमिशन भी नहीं देते थे ऐसी बिल्डिंग में करने के लिए। तो वहाँ का लोकल पुलिस और वहाँ की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्रन बना हुआ है वो भी उनसे नहीं लड़ पाया। उसके बाद वहाँ पे मैरीन कमांडो को बुलाया गया। अच्छा। मैरीन कमांडो बुलाने से पहले उन्होंने पुलिस के कई सारे बड़े अधिकारियों को भी मार दिया था, जिसमें करकरे कामटेरिए भी शामिल हैं, और कम से कम भी काफ़ी लोगों को जो ना जिस तरीके से माहौल बना हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हुए ये कसाब वाली पार्टी फायर कर रही थी, उधर उन्होंने नरीमन हाउस में पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था, इधर ओबराय होटल को कब्जे में ले लिया था, उधर ताज होटल को कब्जे में ले लिया था। तो उसी बीच में जो ना मैरीन कमांडो को बुलाया गया। तो मैरीन कमांडो भी इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह की वारदात या एंटी टेररिस्ट कोई काम करते नहीं हैं, उनको ट्रेनिंग है ही नहीं इस तरह की। अच्छा। उन्होंने वो वहाँ पहुँचे, वो पहुँचने के बाद जो है होटल के अंदर एंट्री करने की कोशिश करी, परंतु मतलब इस तरीके से ताबड़तोड़ हमला किया गया उनके ऊपर भी कि जो उन्होंने अपनी कैजुअलिटी उठानी पड़ी। 2-3 मैरीन कमांडो को चोट लगी। अच्छा। और उन्होंने जो है ना वापस बाहर आना पड़ा। उसके बाद वहाँ इन्फेंट्री को लगा, सेकंड ग्रेनेडियर वहाँ लगाई गई। सेकंड ग्रेनेडियर एकमात्र पलटन थी वहाँ उस समय मुंबई के अंदर, मध्य भारत एरिया के अंदर में आती हुई पलटन रहती है इन्हीं चीज़ों को, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। तो उस समय सेकंड ग्रेनेडियर के जो ना कमांड अधिकारी जो ना कर्नल अरुण एरीज साहब थे। अच्छा। सेना मेडल, और उन्होंने कहा कि ये जो हमला है, और जो ट्वाइसी साहब थे वो सेकंड ग्रेनेडियर के उस समय जो ना बीएस भाटी साहब थे। तो भाटी साहब भी एनएसजी में रह के गए हुए थे पहले, तो ये हमारे अधिकारी रह के गए हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने एक नज़र में भांप लिया भाटी साहब ने, दोनों ने, उन्होंने सूचना दी कि भाई इसको एनएसजी कर सकती इस ऑपरेशन को, हम अगर हमला करेंगे या दोबारा से तो हमारे पास हैवी वेपन है और इस तरह की हमें ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ होटल का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लोगों को हम नहीं बचा पाएंगे। और इसमें कोई बुरा मानने की वैसी भी बात नहीं, देश में एकमात्र फोर्स ऐसी है जिसको ये ट्रेनिंग दी जाती है। जहाँ भी अगर होस्टेज बना रखा है, लोगों को बचाना है, इस घटना, वो सिर्फ एनएसजी की टीम को ही उसका 51 और 52 को ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो बातें रखी तो वहाँ तुरंत जो है ना गृह मंत्रालय को इस चीज़ का वहाँ से मैसेज, और वो तो नज़र बनी हुई थी ऑलरेडी, पहले से पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई थी। तो ये तो नहीं कह सकते गृह मंत्री को या देश के किसी नेता को पता नहीं, सबको पता था। अच्छा, आपको जस्ट इंटरप्ट करूंगा, व्यूअर्स के लिए जो आपने बताया 51 और 52, ये एनएसजी के अंदर कुछ अलग दो चीज़, अलग गुट, यही एक एनएसजी के कमांडो है, टुकड़ी है। अच्छा। जो है उस समय यही थी जो विशेष कार्रवाई दस्ता है, और इसके अंदर आर्मी और पैरा कमांडो के बंदे रहते हैं। आर्मी की भी इन्फेंट्री यूनिटें जो इन छट के आते हैं उनमें से, और बाकी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो एनएसजी की इस तरह की ब्रांच बनी हुई है, जो एडम साइड है वो पुलिस देखती है, और पैरामिलिट्री से जो आते हैं वो लोग वीआईपी सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं, और जो आर्मी के जो बंदे रहते हैं वो ऑपरेशनल और ट्रेनिंग के लिए होते हैं। अच्छा। तो
उसके अंदर 51 एसएजी और 52 हाँ, एसएजी दो SAG, रहते हैं। 51 SAG एंटी टेररिस्ट है उसका प्राइमरी टास्क, हाँ। और 52 का एंटी एयर हाईजैक है प्राइमरी टास्क। अच्छा। सेकेंडरी टास्क जो है ना 51 का जो है ना एंटी एयर हाईजैक है, और इनका सेकेंडरी टास्क एंटी टेररिस्ट है। अच्छा। तो सही मायने में तो एक ही पलटन होती थी, एक ही बटालियन ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर लगभग 4 स्क्वाड्रन होते हैं, एक हेडक्वार्टर और 3 स्क्वाड्रन जो एक्टिव स्क्वाड्रन रहते हैं। एक्टिव स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन के अंदर 80 कमांडो होते हैं। अच्छा। और एक स्क्वाड्रन जो है ना CTTF 1 होता है, जो हमेशा तैयार रहता है, तो 3-3 महीने के लिए वो स्क्वाड्रन अलर्ट स्क्वाड्रन भी बोलते हैं। उसमें ना तो जवान को छुट्टी दी जाती 3 महीने तक, ना किसी तरह का, पूरा स्क्वाड्रन तैयार रहता है। जैसे कॉल होती है 20 मिनट के अंदर गाड़ी मूव कर जाती है वहाँ से। अच्छा। जो भी साधन होता है बिल्कुल रेडी रहते हैं, गाड़ियों में सामान लोड रहता है। तो हमारे को तो इंतज़ार था, हमारे कुछ लोग टीवी पर देखते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, क्योंकि अकेला इंडिया में ही ऑपरेशन करने का काम नहीं हमारा, पूरी दुनिया में कहीं से भी कॉल आती है तो हम पूरी दुनिया में जाने के लिए, मतलब ऐसा वर्ल्ड लेवल का एक समझौता है, और उसके अंदर हम बाहर भी जाते हैं स्काई मार्शल, तो हमारा एक BCIC बनता है। तो उसके तहत अगर दूसरे देश में भी अगर मान लो किसी NSG के कमांडो ने गोली चला दी आतंकवादी समझ कर, कोई नॉर्मल आदमी को लग जाती है, तो उस देश का कानून उस कमांडो के ऊपर लागू नहीं होगा, उसको 24 घंटे में इंडिया में लाना पड़ेगा। अच्छा। तो इस तरह के समझौते के तहत हम लोग काम करते हैं। NSG के पास स्पेशल ट्रेनिंग है और स्पेशल अधिकार भी है। स्पेशल अधिकार सिर्फ 51 और 52 के कमांडो के पास में। अच्छा। बाकी तो उसके अंदर जो ना रेंजर होता है, आजकल तो सब कमांडो लिखते हैं, पहले रेंजर ट्रेनिंग भी अलग अलग होती है, उनकी रेंजर ट्रेनिंग होती है, पुलिस वाले आते हैं उनकी PCIC ट्रेनिंग होती है, थोड़ी हल्की होती है, थोड़ा सा जो है जो 51-2 के कमांडो, उनकी ट्रेनिंग सेंटर कमांडो कोर्स चलाता है, उनका प्रॉपर कमांडो कोर्स चलाते हैं, और वो बहुत हार्ड होता है। अच्छा। उस ट्रेनिंग के अंदर जो ना डेथ भी हो जाती है, और ट्रेनिंग के अंदर पैरालाइज भी हो जाते हैं, लोगों के हाथ पैर भी विकलांग भी हो जाते हैं, चोट बहुत लगती है। और 500 कमांडो के लिए अगर शुरू करते हैं तो मुश्किल से 100-125 उसमें पार कर पाते हैं। 75% एट्रिशन हो जाता है वापिस और उसमें से भी 25% 51-2 में जाएंगे, बाकी कोई ट्रेनिंग सेंटर में जाएगा। अच्छा। कोई सपोर्ट ग्रुप में चला जाएगा, उनमें से कोई जो है ना दूसरे विभागों में चला जाएगा, कई सारे विभाग हैं अलग अलग, तो उनमें काम के लिए बांट दिए जाते हैं। अब 51 में आने के बाद 2 में आने के बाद इनके बाद यहाँ भी कंटिन्यू ट्रेनिंग चलती रहती है। यहाँ कोई ड्यूटी वाला काम नहीं है, बस ट्रेनिंग और जो है ना रनिंग ट्रेनिंग यही चलता रहता है कंटिन्यू बहुत ज़्यादा। तो ट्रेनिंग सेंटर में भी बहुत सारे टेस्ट वहाँ से पास करके आ जाते हैं, पर यहाँ इनके इतने हार्ड टेस्ट हैं कि यहाँ आने के बाद फेल हो जाते हैं। अच्छा। शुरुआत में तो जो ना मानो एक पिस्टल का टेस्ट लेते हैं तो वो 8 गोली देते हैं मैगजीन में। अच्छा। और आपको 6 सेकंड का टाइम मिलेगा, और 6 सेकंड के टाइम में एक जो ना जो टारगेट है वो निकलेगा। हो सकता है महात्मा गांधी का फोटो निकला है तो आप गोली चलाओगे नहीं। हाँ। हो सकता है और कुछ निकला है, हो सकता है रूबिया टारगेट निकला है, वो हाँ। महिला के पीछे आतंकवादी वाला। अच्छा। तो वो रूबिया टारगेट निकलता तो आपने 8 की 8 गोली उसके हेड में मारनी है। हाँ। अगर नॉर्मल टारगेट निकला है तो आपने 2 हेड में मारनी है और 6 चेस्ट में मारनी है। अच्छा। ठीक है, और 6 चेस्ट में मारोगे वो भी जो ना 2 सेंटीमीटर का आपका दायरा होना चाहिए। अब वो पिस्टल लगा रहता है होलिस्टर में, उसका बटन दबाओगे, स्विच होता है, स्विच के बाद पिस्टल ऊपर आता है, तो वो स्विच दबाओगे, बाहर निकालोगे, उसको कोक करोगे, तो वो निकालने और कोक करने में 6 सेकंड हो जाते हैं शुरुआत में आते हैं तो। हाँ। और बाद में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि तो वो निकालना भी करना भी, आदमी दर गोली भी मार देता है। हाँ। तो इस तरीके से कंडीशनिंग इतनी करा देते, इतना फायरिंग करा देते हैं कि उसके हाथ एकदम जम जाता है। तो ये इसी इस तरह की ट्रेनिंग होगी जिसके कारण ये डिसीजन लिया कि उन्हें दिल्ली से मुंबई बुलाया गया। हाँ। हाँ। तो डिसाइड भी है जो नियम के तहत जिस पर्पज के लिए बनाया गया है NSG को, वो इन्हीं कामों के लिए बनाया है। कहीं भी ऐसा ऑपरेशन जहाँ कोई भी फोर्स नहीं कर पा रही है वहाँ NSG को जाते हैं, पिन पॉइंट के ऊपर जहाँ फंसा रहता। पर बहुत सारी फोर्सें क्या करती हैं, कई बार अब तो बहुत ज़्यादा अब बुलाने लग गए हैं, पहले नहीं बुलाते थे। जो फोर्स करती थी वो अपना कितना ही नुकसान हो जाए पर वो ऑपरेशन नहीं छोड़ती थी। बटालियन की इज्जत दाव पर लग जाएगी, पुलिस क्या ये होगा। इस हमले में तो पुलिस ने लड़ने से मना कर दिया था, मना कर दिया ऑपरेशन। हाँ, सब अखबारों में लिखा हुआ है, मैं आपको पेपर भेज दूंगा। अच्छा। ठीक है ना,
पुलिस अधिकारी कटघरे में लड़ने से करती है, क्योंकि बिल्कुल टिकने नहीं दिया ना, पुलिस को बिल्कुल हाथ नहीं रखने दिया। और जिस तरीके से जब बड़े अधिकारी मारने की जो सूचना हुई सब जगह, तो उसके बाद तो सब कुछ हिल गया साहब। अच्छा। जो ना आप ये लगाओ ना, आईजी रैंक के अधिकारी थे करकरे, उसके साथ एक डीसीपी थे, उसके साथ एक एसीपी थे, एक उसके साथ ड्राइवर था, 4-5 तो ये गाड़ी में ही मार दिए उन्होंने। और तमाम जहाँ रोड पे टकराए वहीं इन्होंने मारा। फिर जो नेवी की कमांडो फोर्स आई, मेरीन, उनको ताज वाली टीम ने नहीं, क्योंकि उन्होंने पोजीशन ले लिया, मजबूती के साथ पोजीशन ले लिया। तो आपको एंट्री करना, आप आना तो गेट से ही पड़ेगा। अब नेवी तो गेट से आई, गेट से तो घुसने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अच्छा। तो ये सारी जब चीज़ें चल रही थी, तो फिर एनएसजी के लिए जो है ना सेकंड ग्रेनेड के सीओ जो है ना, जो आदरणीय जो ना कर्नल अरुण एरिज साहब ने डिसीजन लिया जो है ना, ये नॉर्मल इन्फेंट्री के लेवल का या पुलिस पैरामिलिट्री या अलग तरह का ऑपरेशन नहीं है, इसको देश के अंदर मात्र एक ही फोर्स है, एनएसजी कमांडो, वही इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। और जितना जल्दी हो सके आप एनएसजी को जो ना सूचना दीजिए। उन्होंने मध्य भारत एरिया के माध्यम से वहाँ पे, और जो ना तमाम अधिकारी वहाँ के मुख्यमंत्री तक ये सूचना तुरंत पहुँची। और उन्होंने जो ना देश के गृह मंत्री को तुरंत निवेदन किया, क्योंकि एनएसजी जो है ना गृह मंत्री के आदेश के ऊपर मूवमेंट करती है। तो उसके बाद जो ना हम लोगों को जो ना आदेश हुआ रात के 11-12 बजे के आसपास जो है, उसके बाद हम लोग तो तैयार ही रहते हैं सारे लोग जो है ना चलने के लिए। तब फिर वहाँ से एनएसजी ने मूवमेंट किया। मूवमेंट करने के बाद जो है ना हम लोग एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे। और मैं तो आपको बताना चाहूँगा, मैं तो 2 दिन पहले मेरे बेटा पैदा हुआ था, मैं तो छुट्टी मंजूर हो रखी थी, छुट्टी जाना था मुझे। तो तब वो लाइन अप हुआ जाने के लिए, तब भी मुझे कहा अधिकारियों ने कि आपको तो रहने दो। अच्छा। हाँ, क्योंकि बेटा हुआ है 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा आप रुक जाइए। रुक जाइए आप। तो पर जो ना इतनी ज़्यादा नफरी होती नहीं, बहुत गिनती के आदमी होते हैं, तो उन सारी सिचुएशन को हम भी समझते हैं, क्योंकि एक एक आदमी का बड़ा महत्व है, क्योंकि बड़ी फोर्स ऑपरेशन नहीं करती, 5 कमांडो ही ऑपरेशन करते हैं, 20 आदमी की एक टीम होती है। अच्छा, टीम का साइज केवल 20 लोग होते हैं? 20 आदमी का केवल 20 आदमी के अंदर एक अधिकारी होता है। हाँ। और जो ना 5 टीम होती है, फिर सब हीट के अंदर चारों हीट के अंदर 4 कमांडो, 1 कमांडर। हीट का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, वो मतलब एक हीट के अंदर 5 लोग? हाँ, 5 लोग ही ऑपरेशन करेंगे। अच्छा। ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ। तो वो 5 लोग की हिट के अंदर ही, उसमें एक जेसीओ हो सकता है, 2-4 कमांडो हो सकते हैं, एक हौलदार भी कमांडर हो सकता है। तो इस तरीके से 20 आदमी की टुकड़ी के अंदर एक कैप्टन या मेजर रैंक का अधिकारी रहता है। अच्छा। और तो वो सारे तरह के जो ना इक्विपमेंट और हथियार से लैस रहती है। परंतु उस समय दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख की बात है, उस समय क्यों एनएसजी को डिसमेंटल करना चाह रही थी कांग्रेस, उस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। उस समय हमारे लोगों के पास, हमके पास इक्विपमेंट भी नहीं था। जो बहुत सारे लोग पहुंचे तो हेलमेट को भी रस्सी बांध के ऐसे, इधर भी बुलेट प्रूफ के। डिसमेंटल मतलब एनएसजी को बंद करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे? हाँ, ये कह रहे थे कि ये कोई काम नहीं आ रहे, इनका कोई काम नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये चला हुआ था। तो कोई नया इक्विपमेंट, कोई किसी तरीके का कुछ नहीं खरीदा जा रहा था, सब वही पुराना वेपन, उसी के साथ काम चल रहा था। और परंतु जब वो ऑपरेशन होने के बाद बहुत चीज़ों में बदलाव आया, वो भी मैं आपके माध्यम से बताऊंगा सब लोगों को। वहाँ सभी तमाम जो है ना एकदम से एनएसजी के अंदर जैसे आदेश हुआ जाने के लिए, तो पूरा अलर्ट बज गया। अलर्ट बजने का मतलब ये होता है पूरा एनएसजी के अंदर हूटर बजने शुरू हो जाते हैं, और हमारे सब लोगों के पास, तमाम अधिकारियों के पास रेडियो सेट के ऊपर मैसेज चलने शुरू हो जाते हैं फटाफट। अच्छा। तो जो जहाँ दाएं बाएं भी कोई होता है, या कोई फैमिली मेम्बर होता है और कोई होता है, तो वो सब फटाफट जो ना दिए हुए पॉइंट के ऊपर पहुँच जाते हैं। अच्छा। जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और जो लाइन में रहने वाले जवान रहते हैं, कमांडो रहते हैं, वो तो रेडी मिलते हैं वहाँ पर। तो उसके 20 मिनट के अंदर वहाँ से गाड़ियाँ, ऑर्डर होने के 20 मिनट के अंदर गाड़ियाँ मूव कर जाएगी। अगर वहाँ कोई नहीं है या गलती से कहीं दाएं बाएं होगा, तो उसके ऊपर जो भी कानूनी तहत जो नियम के हिसाब से उसके ऊपर एक्शन होगा कि आप नहीं पहुँचे 20 मिनट में। अवश्य। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस की तरह या और फोर्स की तरह बंदा आया ही नहीं, वो तो ये तो बिल्कुल युद्ध की स्थिति जैसी हो गई कि अगर आप नहीं पहुँचे इस निर्धारित समय में, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोर्ट मार्शल तक किया जा सकता है। अच्छा। तो वो तुरंत वहाँ से मूवमेंट हुआ। हम लोग सब गाड़ियों में बैठे एनएसजी की, और जो ना हमारे जो अधिकारी थे वो छोटी जो ना जिप्सी वगैरह, जो हमारे पास छोटी गाड़ियाँ होती हैं, बसें होती थी, हम लोग सब बस में बैठे, और पीछे जिनमें लोड गाड़ियाँ थी, तो तमाम काफिला जो कानबाई बन के वहाँ से, और फटाफट जो ना हम एनएसजी गेट पर जैसे रोड पर आए, तो उसके बाद पुलिस की गाड़ी हम लोगों को पायलट करने के लिए आगे आगे एयरपोर्ट के ऊपर आए हम, और जो ना दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर हम लोग पहुंच गए। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो है ना
हम लोगों ने अपना सामान हथियार वगैरह अपनी गाड़ियों से नीचे उतार के जाने के लिए तैयार हो। जाने के लिए तैयार। सब मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसा आप कह रहे हैं कि जैसे ही एनएसजी को आदेश मिले और आपके एनएसजी के कैंप में हूटर बजने लगा और आपने 20 मिनट का जो एक छोटा सा समय था, सारे अपने इक्विपमेंट ले लिए, सब लोग तैयार हो गए और आप लोग तैयार हो गए और एयरपोर्ट पे भी पहुंच गए, तो एक बहुत ही त्वरित कार्यवाही आपने की बड़ी तेज़ी से। जैसा मुझे याद है ये खबर न्यूज़ चैनल पे आई थी रात को 9:20 में, आप लोग 10 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंच गए होंगे। जबकि मुंबई में जब आप पहले कमांडो थे जो होटल ताज में ड्रॉप हुए थे, तो वो सुबह का टाइम था मेरे हिसाब से 6 से 7 बजे का, है ना। तो ये पूरी कार्यवाही में 7 से 8 घंटे लगे। तो जहाँ 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, क्या ये 7 से 8 घंटे का समय अधिक नहीं था? बहुत ज़्यादा समय लगा सर। तो क्यों लगा ये समय ज़्यादा? जिस कार्यवाही को हम कम समय में पूरा कर सकते थे उसके लिए 7 से 8 घंटे क्यों लगे? बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है और पूरा देश भी ये बात जानना चाह रहा है, क्योंकि हम 12-1 बजे के बीच में वहाँ पहुँच सकते थे और जहाँ देश के 166 लोगों को मारा गया वहाँ कम लोग मारे जा सकते थे और उस ऑपरेशन को हो सकता था बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सकता था, क्योंकि इतना टाइम मिलने के बाद आतंकवादियों ने वहाँ पोजीशन बना ली और उन्होंने अच्छे से होटलों का सर्वे कर लिया और वो जो है ना अपनी व्यवस्थित हो चुके इतने घंटों के अंदर। उसका कारण ये रहा, जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे, जाके हमने अपना सामान रखा और हम अपना सामान जो ना एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर जो ना लोड करना शुरू किया, तो हम लोगों को आदेश मिला कि अब देश के गृह मंत्री जो ना आप लोगों के लिए मोटिवेशन स्पीच देने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, उत्साहवर्धन के लिए गृह मंत्री आना चाहते थे। हम लोगों को भी अच्छा लगा, नए नए जवान थे, डीपली इन चीज़ों को जान नहीं थे, गृह मंत्री क्यों डिले करना चाह रहा है। उसकी मंशा हम लोगों को मोटिवेशन करना नहीं था, उसको कहीं ना कहीं एनएसजी को डिले करने का उसका मकसद था और वो ये हमला कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ना मिली भगत से करवाया हुआ हमला था। अच्छा, आप कह रहे हैं उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया? जानबूझ के ऐसा किया उन्होंने। वो आने के बाद उन्होंने अपना भाषण प्रदर्शन किया, जो भी बातें बोलनी थी वो बातें बोली। उसके बाद वो कहने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। जब देश के गृह मंत्री ने ये कहा, देश का गृह मंत्री एयरपोर्ट के ऊपर आ रहा है, तो डीजी एनएसजी को एयरपोर्ट पर आना पड़ा, आईजी ऑपरेशन को एयरपोर्ट पर आना पड़ा, डीआईजी को एयरपोर्ट आना पड़ा, फोर्स कमांडर को एयरपोर्ट के ऊपर आना पड़ा, हमारे ग्रुप कमांडर को एयरपोर्ट पे आना पड़ा। पहली नज़र में किसी को जाने की आवश्यकता नहीं थी और ना ही इतने ग्रुप बोले। फर्स्ट टाइम जो है ना CTTF 1 को जाना होता है और CTTF 1 के अंदर जो है ना एक स्क्वाड्रन होता है, 80 कमांडो होते हैं, 4 टीमें होती हैं और 4 टीमें बहुत हैं ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। 20-20 आदमी की एक टीम होती है, क्योंकि एक हीट ही ऑपरेशन करती है और पूरा ऑपरेशन हीट ने ही किया, एक टीम ने ही किया ऑपरेशन। ये भी मैं आपको बता दूंगा पर दर पर। उसमें जो ना जिस तरीके से डिले किया है उसने आके एनएसजी के कमांडो को, मैं देश की जनता पूछना चाहता हूँ, लोगों से जो देखने वाला पूछना चाहता हूँ, जो हाईली मोटिवेटेड आदमी फौज के अंदर जो आदमी होता है, जो नेवी के अंदर आदमी होता है, जो एयरफोर्स के अंदर आदमी होता है, जो आर्मी के अंदर होता है, जो पैरामिलिट्री के अंदर कहीं देश की रक्षा कर रहा है, वो तो अपने आप में ही सेल्फ मोटिवेटेड आदमी है। जब बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, बंदूक लिए अकेला खड़ा है, तो उसको कौन मोटिवेट करने के लिए जाता है? जो 150 आदमी भी अगर हमला कर देते तो 150 को मारने की ताकत रखता है। तो और दूसरा उसमें से फिर छटे हुए लोग जो एनएसजी के कमांडो, उनको क्या मोटिवेट करेगा भाई एक देश का गृह मंत्री? तो उन्होंने हमको डिले करना था, उन्होंने डिले किया। अधिकारी वहाँ आए, फिर वो कहने लगा कि मुझे भी जाना है और मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो तमाम अधिकारी भी वापस गए, वो भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के लेके आए। हम लोग वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर खड़े रहे और उसके बाद जो है ना 2 घंटे बाद देश का गृह मंत्री दोबारा एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा और ये बात का खुलासा जो ना सब टीवी चैनलों ने करा और उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने वहाँ खुलासा किया कि एनएसजी जो ना 2 घंटे लेट आई है। अच्छा। एनएसजी अगर 2 घंटा पहले आ जाती थी इतने लोग नहीं मारे जाते, जान बचाई जा सकती थी लोगों। जब उन्होंने ये बयान दिया तो उस समय देश के गृह मंत्री ने ये बयान दिया, छोटे छोटे मूवमेंट के ऊपर एनएसजी का मूवमेंट नहीं करा जाता, छोटे मोटे कामों के लिए। अब देश के अंदर 166 लोगों की जान चली गई और उसके छोटी मोटी बात बोल रहे हैं, परंतु उस खुलासे के डर से कांग्रेस सरकार ने देश के गृह मंत्री का भी इस्तीफा लिया। अच्छा। और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा। क्योंकि उनको लगा कि जो ये पूरा हमले की अगर बातें खुली तो हम लोगों को पता चल जाएगा।
देश के गृह मंत्री के वार रूम के जितने लोग थे उस दिन पाकिस्तान के अंदर थे। पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी समिट थी, वहाँ पर कोई मीट थी ऐसे कई देशों की, उसमें गए हुए थे। और पाकिस्तान वाले उनको ऐसे डेजर्ट एरिया में लेके, जैसे कैंप फायर करते हैं, आखिरी दिन ख़त्म हो गया, वहाँ मोबाइल वगैरह की भी रेंज नहीं थी, और वहीं जो है ना उनको खाना पीना व्यवस्था ऐसी कर रखी थी उनको, मतलब किसी से संपर्क ही नहीं कर सकते संपर्क थे। नहीं कर सकते। तो वो लोग ऐसी पोजीशन के अंदर थे। तो इसके बाद जब गृह मंत्री यहाँ आया, जिस जहाज के अंदर हमने लोड कर रखा था वो जहाज नहीं चला नहीं ये जहाज। जहाज नहीं जाएगा, इस जहाज में गड़बड़ है। तो अच्छा। उस जहाज में गड़बड़ थी तो पहले भी पता था गड़बड़ है। और मैं तो नहीं मानता कि एयरफोर्स का जहाज गड़बड़ में खड़ा, वो भी दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर। तो एक नहीं, यहाँ तो कई जहाज खड़े रहते एट ए टाइम, और एयरफोर्स का बड़ा विंग है, कई विंग है यहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो उस जहाज में नहीं, दूसरा जहाज चंडीगढ़ से आया। अच्छा, हाँ, पालम से नहीं गए और दूसरा पालम से जहाज नहीं गया कोई भी जहाज, चंडीगढ़ से बुलाया गया। चंडीगढ़ से जहाज बुलाया गया। चंडीगढ़ से जो जहाज बुलाया गया, फिर उसके अंदर सामान हमने लोड किया गया। देखो, हथियार अम्युनिशन उसमें इतना वजन होता है, इतना भारी होता है, कमांडो उसको लोड कर करके भी थकान होती है शरीर में। कोई लोहे के बने हुए तो है नहीं, रात भर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, फिर उसको दूसरे में लोड किया, फिर वो जहाज। अच्छा, इस खराब वाले जहाज से उतारा और दूसरा जो चंडीगढ़ से जहाज आया था उसमें लोड किया। पर वो खराब नहीं था जहाज, मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। अब वो जहाज कहा गया, सरकार चाह रही थी कि रात भर हमला होता रहे, सुबेरे आतंकवादी बातचीत की टेबल पे आए और बातचीत करने के लिए गृह मंत्री वहाँ पे बैठे जाके। अच्छा, अब मेरा दुनिया में नाम हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए उस तरीके से ये कर रहे थे। उस समय आम चुनाव थे देश के अंदर, 2009 के अंदर आम चुनाव हुआ देश का। उससे पहले की बात है, ये नवंबर की बात है। और जो ना आपने सबको पता है, अब जो ना अप्रैल मई जून के अंदर जो ना उस समय चुनाव हुआ, उस चुनाव से पहले कांग्रेस की बहुत ख़राब हालत थी, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार था। रोज़ जो ना कभी 2G घोटाला, कभी ज़मीन घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी बैसाखी घोटाला आ रहे थे। जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो इतना बड़ा हमला कराएगा। पूरी इंटेलिजेंस एजेंसियों की इनपुट थी, सब ने बताया गया था, गृह मंत्रालय ने भी चेताया हुआ था, सबको चेता रखा था ऐसा हो सकता है। परंतु इन्होंने उन सब रिपोर्टों को दरकिनार करते हुए काम किया। तो सवेरे जब वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को जहाज में हमें पहले ही बता दिया गया था, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने उस सिचुएशन को भांप लिया था। और उनको भी ये पता था गृह मंत्री का कोई काम नहीं है, डीजी का कोई काम नहीं है, किसी मतलब एक स्क्वाड्रन लीडर का काम था, स्क्वाड्रन कमांडर का काम था। ज़्यादा से ज़्यादा जब अगर पूरा ग्रुप का मूवमेंट होता तभी ग्रुप कमांडर जाएगा। कर्नल रैंक का अधिकारी जो हमारा था, जो ना उस समय जो है कर्नल सुनील सोरान था, अभी मेजर जनरल है, बहुत ही होनहार और बहुत ही दबंग अफसर हैं। उस समय भी उनके पास में जो ना काफ़ी अवार्ड उनको मिले हुए और वो पैरा कमांडो से कमांड किए हुए। तो उनको खुद वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों की इनकी आवश्यकता नहीं है, ये हमारे साथ इनका क्या लेना देना। तब वो गए तो हमारे अधिकारियों ने बताया जो करना है आप लोग, वहाँ सिचुएशन ऐसी है, अब वहाँ ना तो ये पता कितने आतंकवादी हैं, कोई नफरी का मालूम है, ना ही हमारे पास होटलों का कोई नक्शा है, और ना ही किसी तरह की कोई सूचनाएं हैं। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बचाना है। जो कर सकते हो, जैसे जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो, वो आपने अपना बेस्ट करके दिखाना है। पूरा देश आपको देख रहा है, पूरी दुनिया को हमारे से उम्मीद है। और ये हिंदुस्तान की जो है आन बान शान की बात है, साख की बात है, हिंदुस्तान की NSG की जो है ना इज्जत की बात है। इस तरह की जो हमारे जो अधिकारी मोटिवेट किया। अच्छा, आपके पास होटल का जो नक्शा है इंटरनल या कैसा है, वो मूवमेंट के लिए नहीं था आपके पास? किसी भी होटल का कोई मूवमेंट के लिए कोई नक्शा नहीं था और कोई गाइड करने वाला नहीं था उसमें। तब वहाँ फिर पहुँचे तो दिन निकल आया। अच्छा, गृह मंत्री साहब आपके साथ थे वहाँ तक? गृह मंत्री साहब हमारे साथ थे उस जहाज में। अब गृह मंत्री साहब तो अपने हिसाब से बाहर आए, उसकी गाड़ी हम उसका लेके उसको चले गई। और उसके बाद जो है ना हम लोग भी वहाँ से अलग तरीके से चले गए। जब तक गृह मंत्री वहाँ पहुँचे उससे पहले तो हमने ओबराय होटल का जो है ना आधा घंटा के अंदर और 15 मिनट के अंदर नरीमन हाउस का ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। अच्छा, एक टुकड़ी जो है आधे घंटे में दोनों ऑपरेशन क्लियर कर दिए। हाँ, क्योंकि एक टीम जो है ना ओबराय होटल के अंदर
घुसी, दूसरी टीम नरीमन हाउस के ऊपर उतरी और जब उन्होंने क्लोज कर दिया तो फिर बातचीत वाला तो बात ही नहीं थी। जब तक गृह मंत्री पहुंचे तब तक तो जो ना तमाशा माच गया, पूरा दुनिया में जय जयकार होगी पूरा हिंदुस्तान की। तो जो ये अपना ओबराय होटल और नरीमन हाउस में थे वो एनएसजी की टीम थी वहाँ पे? एनएसजी की टीम, हमारी टीम थी, हमारी टुकड़ी। आपकी जो दिल्ली से टुकड़ी आई है? हाँ, यही टुकड़ी थी। हाँ। जब सिर्फ उस समय देश में यही रहती थी एनएसजी, दिल्ली के अंदर मानेसर ही रहते थे। हाँ। और कहीं नहीं थे। तो जैसे एक स्क्वाड्रन गया, एक स्क्वाड्रन के अंदर जो ना 4 टीम, अच्छा, 20 आदमी की एक टीम, मैंने बताया टीम काम करती है। और टीम के अंदर भी हीट काम करती है, 5 ही कमांडो काम करते हैं। अच्छा। तो ओबराय होटल में गए तो ओबराय होटल के अंदर जो ना 2 आतंकवादियों को मार गिराया। उसमें हमारे कैप्टन AK सिंह साहब को जो ना आंख में चोट लगी, जिसकी वजह से उनकी आंख चली गई। अच्छा। एक जो ना PV मनीष, नायक PV मनीष, उनको जो है ना गोलियां लगने से, स्प्लेंट लगने से पैरालाइज हो गए, उनको चोट। तो 2 कमांडो हमारे वहाँ जख्मी हुए और हमने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, पूरे होटल को जो ना सुरक्षित खाली करा दिया। अच्छा। नरीमन हाउस के अंदर हमारे हौलदार गजेंद्र जो ना आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और जो ना हौलदार राजेंद्र कोरे और जो है ना एक जवान और जो है ना उनको चोट लगी। 2 आतंकवादियों को जो है ना उन्होंने मार गिराया वहाँ पे, और सभी लोगों को जो है ना सुरक्षित बचा लिया। अच्छा। अब वो बातचीत वाली या इस तरह की तो बात खत्म ही होगी, पूरा देश ये कहने लगा ठोको, अब तो इनको छोड़ना ही नहीं है। उससे पहले, हमारे जाने से पहले रात में एक आतंकवादी को जो ना उधर पुलिस ने ठोक दिया था, और जो ना एक इसको कसाब को वहाँ पकड़ लिया था, अजमल कसाब को पकड़ लिया। कसाब को। ये वाली टीम की ये कहानी हुई। जैसे ये फायरिंग करते हुए आए तो इन्होंने करकरे कामटेर इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया। जब वो कामा हॉस्पिटल के पास थे तो इन्होंने जो ना इनको अधमरी हालत में जो ना इनको गाड़ी में गिरा लिया, और जो इनकी गाड़ी लेकर वो आगे निकल गए। अच्छा। जब आगे निकले तो वीटी होगी सब जगह। अब यहाँ से आ रहे तो जो मेंड्राई के ऊपर जब पहुंचे तो मेंड्राई एक साइड समुद्र है तो एक साइड से रोड है किनारे किनारे, तो इन्होंने वहाँ बैरिकेड लगा कर बंद कर दिया रोड, और पुलिस ने पोजीशन ले लिया। अब पुलिस ने पोजीशन ले लिया, जैसे गाड़ी आई तो पुलिस ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, और अंधाधुंध फायरिंग करने की वजह से एक आतंकवादी वहाँ मारा गया, और एक कसाब को गोलियां लगी, और इसका अम्निशन वगैरह ख़त्म हो गया। इसको जो एक पकड़ लिया, और जो है ना बड़ा नुकसान ये किया कि इन्होंने अपने अधिकारियों को मार दिया, करकरे को मार दिया, अंधाधुंध फायरिंग। यही तो फर्क है NSG का। जो हमारे CEO ने बोला कि यार इस ऑपरेशन को NSG अंजाम दे सकती, देश की किसी भी फोर्स को ट्रेनिंग नहीं है लोगों को बचाने की। तो इनको लोगों को बचाने की ट्रेनिंग थी ही नहीं। उस गाड़ी में इन्होंने पता नहीं इनका करकरे कामटेर ये साले सर 4 आदमी को उन्होंने घेर रखा है। तो जब पुलिस ने उसके ऊपर 1000 गोली फायर कर दी उस गाड़ी के ऊपर, तो उनको अपने लोगों को भी जो बच सकते थे, उनकी जान बचाई जा सकती थी। इसी का खुलासा करने की जब करकरे की घरवाली ने बात बोली, कहीं मेरा घरवाला तो पुलिस ने मारा है, सरकार ने मरवाया मेरा घरवाला। तो पुलिस अधिकारी भी उस गाड़ी में थे जिसके अंदर गाड़ी में थे अजमल कसाब और ये दूसरा आतंकवादी था। ये जो कामा सेंटर के हॉस्पिटल में जब फायरिंग करने के लिए घुसे तो करकरे कामटेर ये कहीं पार्टी में गए हुए थे कहीं। अच्छा। ये पार्टी से सोचा ये मौके पर हम भी चलते हैं जहां हमला हो रखा है। वो ATS का चीफ था, वो ATS के अधिकारी थे, एंटी टेररिस्ट वाले। और दूसरा सर उस समय जो ना कांग्रेस और ये जो करकरे कामटेर ये सब लोगों ने एक भगमा आतंकवाद का नैरेटिव सेट कर रखा था। ये भगमा आतंकवाद शो करना चाह रहे थे उसको। उनके हाथों में कलावा भी बंधा हुआ था, उनके हाथों में ओम भी लिखा हुआ था। तो ये तो वो थे ना कि भाई हमारी प्लानिंग का हिस्सा है वो जो सिस्टम है वहाँ का जो चल रहा है। तो पर आतंकवादी ये नहीं पता, कई बार जो है ना काल में जो है ना अच्छे समा जाते हैं खुद। वो कहते हैं तैरने वाला ही डूबता है। तो ये जब वहाँ से गाड़ी जब आई थी, इनकी गाड़ी पर हूटर बजता हुआ, लाइट जलती हुई, वो हॉस्पिटल में जब घुसे मारने के लिए तो हॉस्पिटल का गेट बंद कर दिया, तो हॉस्पिटल में अंदर नहीं घुस पाए, वो बाहर निकले। तो आतंकवादी कसाब और उसके साथी ने इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया, इनकी गाड़ी पर फायरिंग किया, तो इनकी गाड़ी रुक गई वहाँ पे, और इनके ड्राइवर से इनसे चाबी चूबी छीन के इनको जो गोली मारी 1-2 मार रखी थी, आधमरी को पीछे डाल दिया, डिग्गी के अंदर बैठा लिया। अच्छा, डिग्गी के अंदर डाल दिया। हाँ, पीछे वो गाड़ी थी, स्कॉर्पियो टाइप गाड़ी थी जो भी। तो वहाँ से फिर वो गाड़ी लेके फिर इन्होंने फिर गाड़ी बदली कोई। अच्छा। फिर उस गाड़ी में डाल लिया उनको तो वो गन पॉइंट पे लेके आ रहे थे ना। हाँ। अब जब वो आए सर तो वहाँ नरीमन पॉइंट के ऊपर, वहाँ मेंड्राई के ऊपर जो पुलिस ने फायरिंग करी हजारों गोली, उसकी वजह से करकरे कामटे साले सर ये 4 आदमी मारे गए। उसका खुलासा मैं नहीं कर रहा, एक जज ने किया,
कई सारे अधिकारियों ने किया। उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीरों में से सैकड़ों गोलियां निकली हैं, इंडियन वेपन की निकली हैं। तो तब वो उस चीज़ को छुपाने के लिए जब उनकी घरवाली ने ये घोषणा करी, मेरा जो घरवाला उस सरकार ने मरवाया है, पुलिस की गोलियों से मारा गया है, पुलिस ने मारा मेरा घरवाला और मैं खुलासा करूंगी, तो इन्होंने डरते हुए बोला हम इनको बहुत बहादुरी करी इन्होंने, जबकि उसने एक गोली नहीं चलाई, लड़ाई के नाम पर पत्थर तक नहीं फेंका उसने, भाई कुत्ते के भी पत्थर फेंक के मार दिया हो तो जब बात अलग है। उसको अशोक चक्कर की घोषणा करी। जब अशोक चक्कर की घोषणा करती तो उसमें कामटे की घरवाली भी थी, हेमंत करकरे को जब होने के बाद वो उसकी घरवाली बोली कि मेरा घरवाला भी इसी गाड़ी में था, अगर तेरा घरवाला अर्जुन था तो मेरा घरवाला भी कर्ण था, ठीक है। उसको भी जो है ना अशोक चक्कर की घोषणा करनी पड़ी। उसके बाद सर जो ड्राइवर था गाड़ी का, उसकी घरवाली बोली तुम्हारे घरवाले अर्जुन कर्ण है तो मेरा घरवाला श्री कृष्ण था, सारथी मेरा घरवाला था। उस ड्राइवर को भी अशोक चक्कर इन्होंने घोषणा करनी पड़ी। और एक इन्होंने घोषणा करी, वो डंडे वाले ने जो है ना आतंकवादियों को मार गिराया, और इसको एक अशोक चक्कर उसको देने की घोषणा करी। हथियार वाले को अगर ये अशोक चक्कर की घोषणा करते या किसी मेडल की घोषणा करते तो देश के अंदर यही बात होती कि इसने तो खुद पुलिस वालों को भी मार रखा है, इसी की गोली से मरा है। तो जब करकरे, कामटे और उन सब लोगों को अशोक चक्कर दिया गया, और जबकि इतनी अंधाधुंध अगर गोलियां नहीं चलाई जाती वहाँ पुलिस के द्वारा तो उनकी जान बचाई जा सकती थी और वो बच सकते थे गोली लगने से। और उनके शरीर में जो बहुत ज़्यादा गोलियां निकली वो पुलिस की गोलियां निकली। उसके बाद जो है माहौल ऐसा बना हुआ, कोई ताज होटल का ऑपरेशन बाकी रहा, क्योंकि ओबराय होटल के अंदर भी जो मिलिटेंट थे मार गिराए, और जो ना नरीमन हाउस के अंदर भी मिलिटेंटों को मार गिराया। और हमारे जो एक कमांडो हमारा उस समय जो ना शहीद हो चुका था, हवलदार गजेंद्र, और 4 कमांडो को जो ना चोट लग चुकी थी। इस तरफ जो हमारे वाली टुकड़ी थी, हम लोग ताज होटल के ऑपरेशन के अंदर थे। मैं जिस टुकड़ी में था, मेरा जो ना टीम कमांडर मेजर उन्नी कृष्णन साहब थे, और तमाम साथी हम लगातार इधर ऑपरेशन हमने शुरू कर रखा था। अच्छा, आपकी जो टुकड़ी थी, आप होटल ताज में पहुंचे? जी हाँ। अच्छा, और आप सबसे पहले पैरा कमांडो थे जो होटल ताज के अंदर उतरे थे? बिल्कुल साहब। अच्छा, तो ये बताइए सिंह साहब कि जब आप इस ऑपरेशन के अंदर गए और होटल ताज में उतरे तो वहाँ पे 60 घंटे से अधिक समय लगा होटल ताज के अंदर आतंकवादियों को मारने में, जबकि आपने बताया कि नरीमन हाउस के अंदर और होटल ओबराय के अंदर पूरा ऑपरेशन 30 मिनट में हो गया था। तो होटल ताज के अंदर ये 60 घंटे से अधिक का समय क्यों लगा? ये 60 घंटे का ऑपरेशन का समय इसलिए लगा, नहीं तो एनएसजी 5 से 7 सेकंड के अंदर ऑपरेशन को ख़त्म कर देती है। बहुत सारी जगह आप लोगों को देखने को ऐसा मिलेगा जब आतंकवादियों को बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट पर रोका होता है, उसी समय बुलाते हैं और उसी टाइम हम लोग एंट्री मारते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ताज होटल के अंदर किसी भी तरह का कोई नक्शा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, कोई गाइड नहीं था। अच्छा। न्यूट्रन ताज है वो 22 मंजिल का होटल है, उसके साथ में ओल्ड ताज है वो 7 मंजिल का होटल है लगभग, और लगभग 2500 कमरे, 2200 प्लस कमरे हैं। तो आतंकवादी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, कभी इधर आग जला के। और अगली बात जो जब हमको आदेश दिया जा रहा था, अब फलाना नंबर रूम से निकालो, फलाना नंबर रूम से निकालो, क्योंकि ताज होटल के अंदर ज़्यादा वीआईपी लोग थे, बाहर देशों के सांसद भी थे उसके अंदर, अपने भी बहुत सारे जो ना लीडर वहाँ गए हुए थे, तो बार बार निकालना पड़ रहा था। उसके बावजूद जो ना टीवी के ऊपर जो लाइव दिखाया जा रहा था उससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा था। साथ में इंटरनेट के माध्यम से उन लोगों को गाइड किया जा रहा था। उनके जो स्लीपर सेल यहाँ लोगों के बीच में घूम रहे थे वो भी सूचना उनको दे रहे थे, पाकिस्तान में बैठे हुए आका उनको लगातार गाइड कर रहे थे। अच्छा। हम लोगों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी इस चीज़ की, हम लोगों को आभास नहीं था, ना बाहर अधिकारियों को था ना अंदर हमको था। अच्छा। हर आदमी अपना चेहरा चमकाने के लिए, जैसे अधिकारी बात कर रहे हैं कि भाई बाहर रिसेप्शन के ऊपर नंबर थे, बाहर बात आती कि भाई इस नंबर रूम से निकालो फलाने आदमी को, इसमें फलाना वहाँ पे से निकालो। अच्छा, आपको आदेश आ रहे थे कि आदेश हमारे इस नंबर से निकालना है? बताया जा रहा था क्योंकि बहुत सारा होटल तो खाली हो चुका था। रैंडमली हम एक साइड से उसको सर्च नहीं कर रहे थे, जहाँ जहाँ आदमी थे वहाँ से निकाला जा रहा था। और उसमें भी जो ना वीवीआईपी लोग थे उनको प्रायोरिटी दी जा रही थी। अच्छा।
तो और प्रायोरिटी भी क्या, जो उस तरह के लोग थे उन्हीं की सूचना आ रही थी, नॉर्मल आदमी की तो सूचना नहीं, नॉर्मल आदमी ताज होटल में जाता भी नहीं है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, हम लोग इस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो वो जो चल रहा था, तो जब आप लोग बात कर रहे हैं, आपके पास फ़ोन आया कि भाई फलाना नंबर रूम से निकालो, और आपने दूसरे हमारे अपने बंदे से डिस्कशन करा अधिकारियों ने, और तीसरे किसी पुलिस के अधिकारी ने सुन लिया, चौथा किसी आम आदमी ने सुन लिया, पांचवा किसी टीवी वाले ने सुन लिया, वो मीडिया में जाकर बयान दे रहा था, अब कमांडो 225 रूम में जाएंगे, अब कमांडो 300 नंबर रूम जा रहे हैं, अब कमांडो उस फलाना आदमी को निकाल के ले आएंगे। तो वो टीवी में लगातार चल रही थी, वो तो सब पूरा दुनिया उसको देख रही थी, पूरी पूरा वर्ल्ड दुनिया देख देख रहा रही था। थी। हाँ। और हमारे अधिकारियों को भी इसका आभास नहीं था। मैं तो कहूँगा कि हमारी डीजी ने संज्ञान लेना चाहिए था, पर डीजी खुद अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में जो ना भाग भाग के जो ना दत्त साहब मीडिया में बता रहे थे, अब कमांडो वहाँ जाएंगे, अब कमांडो यहाँ जाएंगे, पर वो उनका बोलने की वजह से हम लोगों को वहाँ नुकसान हो रहा था। परंतु जब वो नुकसान चल रहा था, तो कुछ घंटों के बाद जब हमको हर जगह मुँह की खानी पड़ रही थी, आगे से आगे जो जा रहे थे वहीं अम्बुश लगाए मिलते थे आतंकवादी, अच्छा, तब हम लोगों ने उस चीज़ के ऊपर भार बताया और उसका कंट्रोल किया गया। मैं यहाँ मीडिया की दोनों तरह की बात कहना चाहता हूँ। मैं मीडिया को ये भी यहाँ कह रहा हूँ कि वो मीडिया ने बहुत गलत दिखाया, परंतु उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में उन्होंने चलाना पड़ा। और दूसरा, मैं यहाँ मीडिया वालों की तारीफ भी कर रहा हूँ, अब मीडिया के साथियों ने जिस तरह अपनी जान के ऊपर खेल के और उस पूरे लाइव उस ऑपरेशन को दिखाया, वो उनके लिए बहुत तारीफ है। और उनकी वजह से आज मैं आपके चैनल पे आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो उस समय की भ्रष्ट सरकार पता नहीं कहीं हम लोगों को आगे आने देती, नहीं आने देती, क्या होता क्या नहीं होता। पर उसके बाद मीडिया ने उसको नहीं दिखाया, डिले करके दिखाना शुरू किया। अच्छा, फिर हम लोगों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। परंतु जब हम ऑपरेशन कर रहे थे, तो उस बीच में जो है हमें बाहर से बताया गया 200 कुछ नंबर रूम से, 230 नंबर या कितना नंबर था, उससे कुछ लोगों को निकाल के लाना। वहाँ ताज होटल, वहाँ से फ़ोन आया पाकिस्तान से कि इनके पास में इतने अंधे होके फ़ोन उठा रहे थे, अंधे होके सुन रहे थे ये लोग जो बाहर जो काम कर रही थी टीम टुकड़ी, जो भी पाकिस्तान से फोन आया था, पाकिस्तान कि से फोन आया। इस नंबर के इस कमरे से लोगों नंबर को निकालना कमरे है। से एक महिला ने फ़ोन किया, और वो महिला रोते हुए उन्होंने फ़ोन किया, रोने लगी और हमें बचा लो, हमें बचा लो, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। अच्छा। हम 25-30 आदमी हैं इस कमरे में, हम इकट्ठे हो रखे हैं, हमें आतंकवादी मार रहे हैं। तो हमको आदेश मिला, तो हम लोग वहाँ जब गए, तो ये न्यू ट्रेंड ताज, ओल्ड ताज के अंदर था। ओल्ड ताज का जो गेट बना हुआ है, उसमें से सीढ़ियाँ वहाँ से, अच्छा। उन सीढ़ियों से हमने चढ़ना शुरू किया। जब हमने उन सीढ़ियों से चढ़ना शुरू किया, तो उस सीढ़ियों के ऐसे बालकोनी बनी हुई है चारों तरफ से, सामने दो ऐसे सीढ़ी से चढ़ते, फिर सीढ़ी ऐसे जाती है, फिर सीढ़ी ऐसे हो जाती है। तो सामने है, सामने जमशेद जी टाटा की स्टैचू बना हुआ है। अच्छा, उसके पास दो गेट हैं ऐसे। तो जब सीढ़ियों के बीच पहुंच गए, तो चारों तरफ से आतंकवादियों ने अम्बुश लगा रखा था, गोलियां चलना शुरू हुई। गोलियां चलना शुरू हुई, सबसे आगे सुनील जोधा चल रहा हुआ था। सुनील जोधा को 8-7 गोलियां लगी, 8-7 गोलियां लग गई। हाँ, वो जवान जब गिरने लगा कमांडो, तो उसको नंबर 2 के ऊपर सुनील यादव था कमांडो। अच्छा, उसने उसको संभाला, 2 गोलियां हिप में सुनील कमांडो को लगी, अच्छा, यादव को। तीसरे नंबर पर मेजर उन्नी कृष्णन साहब चले हुए थे। ओके, 5 आदमी की एक हिट ऑपरेशन करती है, 2 कमांडो 1 कमांडर, 2 पीछे 2 आगे। हाँ, क्योंकि कई जगह बोला नहीं जाता, हाथ से ही ऑपरेट हो जाता है। ऐसे एक दूसरे की कमर के ऊपर चेस्ट लगी रहती, बहुत छोटा पोजीशन से अंदर घुसते, हम कहीं भी एंट्री करते हैं। अच्छा, उसमें ये रहता कि आगे वाले को गोली लग जाए, दूसरे को लग जाए, तीसरा कर लेगा, तीसरे को लग जाए, चौथा कर लेगा। तो ये सेट रहती है ट्रेनिंग के अंदर। तो उन्होंने, मेजर साहब ने जंप लिया आगे, उनको पीछे बोला तुम इनको संभालो, मैं आतंकवादियों को देखता हूँ। मेजर उन्नी कृष्णन ने, हाँ, इस तरह उन्होंने बोला। और एक गेट से फायरिंग आ रहा था, एक गेट से फायरिंग नहीं आ रही थी, और चारों तरफ से फायरिंग आ रहा था। जब वो जंप तो कर गया उसके अंदर, पर अंदर वो एक हाल था। अच्छा। गेट 2 थे, हाल 1 ही था। तो अंदर किए, तो लाइन पोजीशन से मिलिटेंट ने उसको गोली मारी, यहाँ उसको गोली लगी हुई, एक ही गोली हेडशॉट, मेजर उन्नी कृष्णन को गोली लगी। तो वो जैसे वहाँ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उसका किसी को सूचना नहीं है क्या हुआ, क्योंकि वो चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। 2 बंदों को उनको गोलियां लगी, नीचे गिरे सीढ़ियों से 2 और उनको। तो सबसे पहले जो दूसरी हिट थी हमारी, हम लोगों ने सबसे पहले अपने जैसे उनके ऊपर अटैक किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, देश के अंदर और दुनिया के अंदर
कुछ फोर्स ऐसी जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती हैं, उनमें से एक एनएसजी ऐसी फोर्स है जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है। ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है, डिफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ते। अच्छा। तो हमने जैसे उनके ऊपर अटैक मारा, हम तो नीचे ही थे और नीचे होने की वजह से कोई फोर्स तो नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को, पर हमने उन पर प्रेशर जैसे बना तो वो पीछे हट गए आतंकवादी। पर वो पीछे हटने से पहले मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब का हथियार, MP5 पिस्टल, चाकू वगैरह, ग्रेनेड, उसका रेडियो सेट वगैरह, अच्छा सब उन्होंने निकाल लिया। अच्छा, वो सब ले लिया उन्होंने। सेकंड में ले लिया। उनको तो जरूरत थी उस चीज़ की, रेडियो सेट की तो 100% आवश्यकता थी। और उन्होंने एक कारपेट के अंदर उसको लपेट के और सोफे के पीछे शिफ्ट करके सोफा लगा के और वो वहाँ से मूव कर गए। अच्छा। वो मूव कर गए तो 8 घंटे तक हम लोगों को कोई पता नहीं चल रहा मेजर साहब कहाँ हैं, ना उस पर रेडियो सेट पर जवाब आ रहा। कभी हमारे ऊपर MP5 से फायर हो तो हम सोचे कि भाई मेजर साहब आतंकवादियों के पीछे लगे हुए हैं। तो 8 घंटे तक आप उसी हॉल के बाहर सारे कमांडो थे? नहीं, जैसे हमको आदेश मिल रही थी हम जा रहे थे ना, अच्छा, लोगों को move निकाल कर रहे थे, वो कर कमरे रहे से थे, दूसरे कमरे तक। हाँ, उसका पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। टीम से अलग हो गया तो वो हो सकता पीछे, कई बार पीछे लग लेता ना, चल रहे हो आगे आगे भाग रहे हैं। हाँ। तो वो वाली कार्रवाई रही। पर जब जगह जगह हर जगह जो ना मात खानी पड़ गई, फिर हमको और ज़्यादा मात खानी पड़ी। कुछ तो टीवी से मात खा रहे थे, कुछ इंटरनेट से चल रहा था, कुछ उससे चल रहा था, कुछ हमारा एक रेडियो सेट चला गया। तो वो तो सारी चीज़ों का ही पता था, हमको सूचना सब रेडियो सेट से ही हो रही थी। फिर ये होते होते हमने पूरी टीम को जो ना इकट्ठा किया। उस पूरी टुकड़ी के अंदर मैं ऐसा था जो सेक्शन कमांडर कोर्स किया हुआ था, वेपन एंड टैक्टिक्स का जो है ना, ये समझो PhD कर रखी थी मैंने। अच्छा। तो मैं इंस्ट्रक्टर था, तो मैं अनेकों में सारे लोग बड़ा सम्मान करते हैं इंस्ट्रक्टर का। तो जो है ना अधिकारी भी, बड़े बड़े मेजर जनरल लोग भी कई बार क्लास चलानी पड़ती है तो आप लोगों ने तो देखा उस्ताद बोलते हैं हम। और तो जो है मुझे कहने लगे कि हमारा JCO था कि भाई उस्ताद क्या हो सकता है। मैं बोला भाई देखो, मैंने पहले तो उन्हीं को कहा सर आप बताओ। तो सूबेदार साहब थे, वो बोले भाई देखो मेरी तो पूरी नौकरी जो है ना MT की है कमांडो साहब, ठीक है ना। मैं तो MT के बारे में तो मेरे से कुछ पूछ ले, गाड़ी घोड़े का तो मैं सब कर लूँगा, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछ लो कुछ भी। ये इसका आप बताओ। हमारे साथ बाद में एक जूनियर अधिकारी भी, हमारे साथ ऑफिसर भी आ गए थे। खैर, तो मैंने उनको कहा, मैं बोला भाई अब हीट में काम नहीं करेंगे हम। जब हम क्या कर रहे थे, 5 आदमी की टीम तो 203 नंबर कमरे में लेने चली गई, 5 आदमी की टीम 600 नंबर कमरे में लेने के लिए चली गई, 5 आए कि वही हीट दूसरी जगह चली गई। तो वो हम ऐसे जा रहे थे, जहाँ मैसेज आया इधर से इधर, इधर से इधर ले आ रहे थे लोगों को, जैसे भी हो रहा था। तो जिस हीट को फिर टकरा रहे थे, फिर वहाँ हम भागे जा रहे थे, ढूंढते ढूंढते कहाँ गए। ठीक है, फिर मैंने कहा अब हम सब इकट्ठा रहेंगे। अच्छा, सारी हीट एक साथ रहेंगे हम। और जो है ना, बाकी जो है रेडियो सेट के ऊपर कोई भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास रेडियो सेट ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 5 तो 4 तो होने, हर हीट में तो होना ही होना। उसके अलावा भी रहते हैं, कई बार 5 आदमी के पास भी होते हैं, कई बार 3 आदमी के पास होते हैं। तो जो है, और वो हैंड फ्री सेट रहते हैं, लीडर लगी रहती है कान के अंदर। और तो जो है ना, अब जब तो उस समय तो इतने अच्छे सेट भी ना थे, ये भी मैं आपको बता, तो जुगाड़ भक्ति से काम चल रहा था। अच्छा। वो रेडियो सेट भी यहाँ टांग रखे थे हैंड फ्री करने के लिए, ओपन में ही बज रहे थे। पास वाले कमरे में अगर आतंकवादी है तो वो भी सुन ले कि क्या बातचीत हमला आवाज़ आ रही थी। तो हमने उन पर कोई किसी तरह काम नहीं करेंगे, और हम एक साइड से सर्च शुरू करते हैं। जहाँ पर हमारे से मुठभेड़ हुई थी, हम वहीं से सर्च शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं कि इस कमरे में जाओ और उस कमरे में जाओ, अब नहीं जाओ, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब किसी की नहीं सुननी। मैंने कहा अगर भाई जान है तो जहान है, बचेंगे तो ही बहादुर कहलाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। ठीक है, और बचना मुश्किल है। जो लोग हमारे कैजुअल्टी हो गए, मेरे से पहले 5 आदमी वहाँ से कैजुअल्टी, वहीं एक ही झटके में पूरी हिट को कर दिया। जो मैं ऐसे ही करके, मैं नेवी की, एयरफोर्स की, इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं थी। जब हमारी टीम से भी टकराए तो हमारी टीम को भी उन्होंने एक झटके में लपेट दिया ना वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन लेके वो पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे थे, वो भी पूरे ट्रेंड थे NSG की तरह। और उन लोगों के पास लड़ने के लिए AK-47 थी, हमारे को तो MP5 इसलिए रखना पड़ता है, हमारी गोली से हमारा कोई आदमी ना मारा जाए। हम आतंकवादी को गोली मार रहे हैं कि गोली 10 आदमी में से निकल जाए, या दीवार पर रिपचिट होकर किसी न किसी को लग जाए, तो इसलिए हम लो पावर अम्युनिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमने वहाँ से 8 घंटे जब हम मात खाते रहे, ठीक है,
मैं बताने से पहले मेरे रोंगटे खड़े, ऐसा हाल हमारा वहाँ हो रखा था जिस तरीके से, क्योंकि उनके पास तो सब सूचनाएं, जाना कहाँ है, उनको होटल की भी जानकारी थी। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल वो नहीं है, उन्होंने होटल का उनके पास सर्वे था, उनको डिटेल थी, ट्रेनिंग थी उनके होटल के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में पता था। वो वही कमरे को जाकर पकड़ते थे जिसमें सीढ़ियाँ होती थी, ऐसे रास्ते होते थे एक जगह से दूसरा। कभी वो ऐसे कॉर्नर के कमरे में जाकर नहीं फंसे, वो कहीं ऐसी जगह नहीं अटके जाके, जैसे हम तो अटक जाते थे, हम गए करते करते हम बंद, आगे तो है नहीं कुछ। उसका खुलासा भी हो गया। तब ताबू राणा को पकड़ने के बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पहले तो कई लोग ये सोचते थे सुरेंद्र सिंह कमांडो हो सकता है झूठ बोल रहा हो, या और कोई जो बंदा बोल रहा हो झूठ बोल रहा। अब तो सारी चीज़ें प्रूव हो गई कि ये तो आके गए, रुक के गए, महीनों ठहरे हैं, पहले रेकी किया उन्होंने, रेकी किया हुआ सारी चीज़। तो सर वो ये फिर वहाँ से हमने शुरू किया, दोबारा वहाँ से शुरू करो। बोले, वो कहने लगे ठीक है उस्ताद, जैसे आप बोलोगे वैसा ही करेंगे, इकट्ठे हो जाओ, कुछ भी आए कोई जवाब भी मत दो रेडियो सेट के ऊपर। तो अच्छा, ठीक है, हमने वहाँ सर शुरू किया। सर जहाँ से था हमने, तो हमको 8 घंटे बाद, ये 8 घंटे की बाद की बात बता रहा हूँ मैं, मेजर उन्नी कृष्ण साहब की डेड बॉडी मिली 8 घंटे के बाद। जब वो डेड बॉडी मिली तो फिर प्रूव हो गया, अब तो है ही नहीं। रेडियो सेट भी उनके पास है, हथियार भी MP5 भी है। MP5 से धोखा खा रहे थे कि बीच में MP5 का फायर होता था, तो ये सोच रहे थे कि भाई MP5 से मेजर साहब ने फायर किया है, AK-40 से उनका फायर उनका आ रहा है, तो हथियार की आवाज़ से पकड़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, पर वो फिर क्लियर हो गया। फिर हमने उनकी बॉडी को भेजा बाहर, और फिर हमने उसी तरीके से हमने कहा कि भाई हमारे लिए सब आदमी VIP है। मेरी कुछ सीनियर अधिकारियों से बात हुई हमारी, हमको उन्होंने जो है ना मैसेज दिया, मेरे पास मोबाइल था, मेरा नंबर था। तो मेरा जो 2 ग्रेनेडियर है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, मेरी यूनिट थी, पेरेंट यूनिट। अच्छा, मैं वहीं से आया हुआ था, तो मेरे वहाँ के सीनियर अधिकारियों के पास भी मेरा नंबर था। तो मेरे पास मोबाइल नंबर था, मैंने मेरे फ़ोन से बात किया, मैंने जो ना सूचना बताई। जब यहाँ वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है तो कोई किसी को तो आपने बताना ही पड़ेगा ना सारी पोजीशन। बिल्कुल। तो मैं साथ NSG के साथ साथ मैं मेरे अधिकारियों को भी साथ साथ वो मेरे से अपडेट ले रहे थे, उनको भी मेरी चिंता थी। मैं उस बटालियन का हूँ तो मेरे CO को भी चिंता, मेरा जवान अंदर है तो भाई वो तो घर जैसा होता। आप तो रहे, आपने तो बच्चों की तरह रखा पूरी टीम को। तो फिर हमने एक तरफ से सर्च किया सर, हमने बिल्कुल एकदम न्यूट्रंट ताज को क्लियर किया पहले। अच्छा, जब न्यूट्रंट ताज को क्लियर कर रहे थे तो मैं एक छोटी सी घटना यहाँ बताना चाहूँगा। हमने एक बंदे को हमने निकाला, बुजुर्ग आदमी था काफ़ी, 60-65 साल का। उसको जब हम निकाल के सबको हम ऊपर ले गए पहले सबको। अच्छा, ऊपर जब हम लेके चले गए तो उसने वो कहने लगा कि मेरे को दवाई, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ये है वो दवाई की। मैं कहने लगा बाबा कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप मगा अपनी जान बचाओ, बाहर दवाई लेना, बोला बाहर नहीं मिलेगी। और तो फिर वो मुझे बताने लगा कि जी मैं तो ऐसे मेरी तो जान मुश्किल से बची, अभी तक मेरा कंट्रोल में नहीं है मामला। मैं क्या हुआ आपके साथ? बोला मैं मेरे को ऊपर ले आए थे आतंकवादी, ले थे मुझे। फिर मैंने उनके इंटरेस्ट लिया, तो वो आतंकवादी मुझे ले आए थे मारने के लिए, मैं मारा नहीं। तो हमने इंटरेस्ट लिया उनकी बातों में। तो उसने बताया कि हम सब लोगों को आतंकवादी ऊपर छत के ऊपर लेके आए, 12-13 आदमी को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वो बोटियाँ पड़ी थी वहाँ, लाश दिखी रही थी वो सारी। और बोला एक साथ उन्होंने ऐसे गोली मारी सबको लाइन से खड़ा करके, गालियाँ दे के तुमने काफिर हो, हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ा, और ये वो गंदी गालियाँ दे रहे थे। और जब उन्होंने मारी तो उसको गोली नहीं लगी, उसकी गोली खत्म होगी, उससे पहले आदमी तक गोलियां लगी तो वो गिरे। आम आदमी तो फिल्मों में देखता ना, तो ऐसे ही गिर जाता है। अच्छा, किसी को आम आदमी को झूठ-मूठ गिर गए, बिना गोली लगे। आम आदमी की तरफ तो आप गोली चला दोगे, पास से निकलेगी तो भी गिर जाएगा, क्योंकि उन्होंने फिल्म देखी है तो गिर जाता है। तो वो सब गिरे, तो वो भी उनके साथ गिर गया। वो गिर गया तो उनको लाते मारी, उन्होंने जूतों से ठोकर मारी, और वही काफिर। और तो वो चुप पड़ा रहा, वो नीचे उतर के आ गया, अंधेरा था। बोले मैं शिफ्ट कर गया, बड़े बड़े ऊपर मशीन हवा फेंकने के लिए मशीनें लगी, उस मशीन के नीचे चला गया दूर। और बोला मैं हनुमान चालीसा रखता हूँ जी, मैं हनुमान चालीसा दिखाई, और वो पाठ करने लगे, मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा सर। बोला सर वो आधा घंटा से भी पहले दोबारा फिर आए ऊपर, और दोबारा ये मरे हुए लाशें पड़ी ना, इनको दोबारा फिर गोलियां मारी उन्होंने, गालियां देकर मरे हुए लोगों को ठोकरें मारी। बोला मरे हुए लोगों को फिर गोलियां मारी। मतलब वो नशे में आपस से वो इतना उस खुंदक में, मतलब इतनी खुंदक थी उन आतंकवादियों के अंदर। बोला जो है ना, और बार बार वही गालियां दे रहे थे हमारे लोगों को, तुम शोषण करते हो, तुम्हारी माताओं बहनों का जो है ना करते हो, रेप करते हो। तो बोला मैं बचाऊँ। तो सर एक तो मैं उससे ये प्रेरित हुआ,
मैं खुद भी उसके बाद हनुमान चालीसा अपनी जेब में रखने लगा, छोटी सी, जब भी आप देखोगे मैं रखता हूँ, आज भी मेरी जेब के अंदर है। ठीक है, मतलब फिर मैं उसकी दवाई भी लेके आया। ठीक है भाई, दवाई तो लानी पड़ेगी, इसने तो झटका झेला और ऊपर नीचे इसका तो चल रहा है, तो हो सकता है ये जैसे बता रहा, मैं अभी कंट्रोल में नहीं है मामला। तो दवाई कहाँ से लाया? दवाई इसके रूम में थी। अच्छा, रूम से ला के हाँ, दी। रूम से। तो फिर हमने न्यूट्रन ताज को क्लियर किया सर, फिर हमने जो है ना ओल्ड ताज को, वो आगे आगे भाग रहे थे, आग लगा रहे थे, इधर से इधर चल रहे थे, जा रहे थे। हमने सर 7वीं मंजिल, 6ठी मंजिल, जब हम 4थी मंजिल के अंदर हम आए, तो 4थी मंजिल के अंदर आए तो सर वहाँ हमारी जो मुठभेड़ हुई, तो उस भागा दौड़ी के अंदर जो है एक आतंकवाद जैसे गेट से वो निकल रहे थे, तो वहाँ अंधाधुंध जैसे फायरिंग करी हम लोगों ने। मैंने जो बताया, हम तो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। तो हमारे बंदों ने एंट्री मारी, हालांकि मैं वहाँ 1 नंबर पर एंट्री में नहीं था, 2 नंबर पर नहीं था, 3 नंबर पर नहीं था, मैं तो पूरा वो पीछे बोला, भैया आप पीछे रहो, आप सही काम चला रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि कई चीज़ें वैसे भी एज के साथ भी बहुत अनुभव आते हैं। मैं एज से भी सीनियर था उनमें सब में, वो थोड़े यंग थे सारे, क्योंकि 30 साल से नीचे की उम्र के सारे रहते था, तो मैं भी, पर मैं 30 से ऊपर जा रखा था, तो इसलिए आप पीछे थे। मैं इसलिए मैं बास्केटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए उन्होंने मुझे रोक लिया, नहीं तो मुझे वापस भेज रहे, 30 के ऊपर नहीं रखते थे। अच्छा। तो फिर जो है ना, उससे पहले मैं विदेश भी रह के आ रहा था, काफ़ी जगह रह रहा था, तो जो है ना कई आदमी की आदत होती है जो है ना वो सेल्फ डिसीजन लेने की। फिर पलटन में इंस्ट्रक्टर रहा, बाहर इंस्ट्रक्टर रहा, IMA में इंस्ट्रक्टर रहा। ठीक है, तो जो है बाहर जब गए वहाँ भी कैडर चलाया मैंने, उनका JCO 22 के लीटर का JCO कैडर चलाया। ऑफिसर से बातचीत करने का बड़ा मादा था, क्योंकि नए ऑफिसर आते थे, उनको भी ट्रेनिंग देना। और एक बार तो जो ना मेजर जनरल साहब थे वहाँ, MG एरिया कमांडर, वो बोले, वो बड़े खतरनाक थे। ठीक है ना, हुड्डा साहब, तो वो ट्रेनिंग में पोस्ट पा के बैठ जाते थे। तो अच्छा, तो वो बोले जी वो फलाना दिन आ रहे, तो मैं उनकी भी क्लास चलाई हुई है। और तो वो पकड़ में जैसे 4थी मंजिल में निकलेंगे तो तंदूर चल रहे थे, वहाँ आग जल रही थी, और जो है ना आग तो आतंकवादी फैला के जा रहे थे, हमने तो थोड़ा लगाई। अच्छा, आग भी लगाते जा रहे थे। हाँ, वो आग लगा के भाग रहे थे। तो वो निकल नहीं पाए, 3 तो निकल गए, 4थे को लपेट दिया हमने, गिरा लिया, उधर गोली भी लगी होगी उसको। अच्छा। ठीक है ना, वो तो हमने इतना देखने की फुर्सत नहीं है। और जो है ना हमने उसने जितनी खून दकती उतना उसको खूब मार के जो है ना। ठीक है, पूछने की, पर वो किसी तरह पूछने का भी नहीं था। फिर हम पे इतना टाइम भी नहीं था हमारे पास, तो क्योंकि लगातार फायरिंग चल रही है, उनका पीछा कर रहे हैं, वो भी बैक मार सकते हैं वापस। तो उस बीच में राजवीर लांबार जो ना हम पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कुछ बता नहीं रहा था, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें बोली। और सर जो है ना, मैंने जिस तरीके से वहाँ लाशें देखी होटल के अंदर, जैसे किसान गेहूं के खेत में फसल काट देता तो वो गट्ठड़ पड़े रहते गेहूं के, ऐसे लाशें थी। माताओं बहनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, ऐसे नोच रखा था, छोटे छोटे बच्चों को मार रखा था। तो मैं खुद भी अपने कंट्रोल में था। हमारे मेजर साहब की हमने बॉडी उठाई अपने हाथों से, अपने 5 कमांडो को, मेरे से उससे पहले हमने उनको एकदम लहू लुहान 8 गोली लगी हुई उनको भेज चुके थे। बाहर वाली तो हमें सूचना ही नहीं थी, नरीमन हाउस में हमारा शहीद हो गया है, वो तो हमको उसकी तो इतना वो नहीं था। तो हमें इतनी खून लगती कि सर मैंने उस तंदूर के अंदर जो है ना उसको जिंदा, उस आतंकवादी को ऐसे पकड़ते, ऐसे पहलवान जैसे मारते हैं ना दाव, ऐसे उसको गर्दन की तरह उसको उसमें हमने ठूस दिया। आतंकवादी को जिंदा तंदूर में डाल दिया आपने। उसमें राजवीर लांबा वो तो जल भी गए थे, हाथ भी उनको बिल्कुल ऐसे ठोक दिया। अच्छा। अब जब तंदूर में ठोक दिया तो निकलने का गुंजाइश ही नहीं। वो ठूंढ काट के उसको बाहर, अब वो जो काफ़ी तो तुरंत रेडियो सेट पे तो वो आवाज़ जो पकड़ लिया, वो तो बाहर भी तो कहने लगे कि इनको बाहर, इनको लेके आओ, पकड़ लिया तो आतंकवादी को बाहर लेके आओ। हाँ। तो वो कई सारे लोग बाहर निकाला, काटा उसको, ठुंड बन गया वो गलते उसमें थोड़ी देर में। अच्छा। और ठुंड बन गया तो उसको बाहर कौन लाए बाहर। तो बाहर हमने उसको खिड़की से ही फेंक दिया। अच्छा, बाहर खिड़की से फेंक दिया। कौन ढोएगा लाश को, क्यों ढोएंगे हम उसको। ठीक है ना। जब इसने हमारे देश के 166 लोग, इतने नागरिकों को मार दिया, हमारी माताओं बहनों को जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को मारा, रेप किया जिस तरीके से, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरे से बस की बात नहीं। हालांकि मैं यहाँ गलत हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग भी गलत कहें, अच्छे कहें, ठीक है, वो उनके ऊपर बात है। गलत क्यों कहेंगे? कई आदमियों का होता, मुझे बाद में मेरे पे दबाव भी बनाया गया, अब ह्यूमन राइट का फलाना होगा, झगड़ा होगा, मेरे ऊपर ही ह्यूमन राइट लगता मगा, वो मुझे डाल देता तो
हाँ। पर जब गुत्था मुत्थी की लड़ाई चल रही है तो वो हो सकता था मुझे तंदूर में डाल देता, तो मैंने यही क्वेश्चन किया, मेरे अधिकारी हूँ, मैंने बोला अगर वो मुझे डाल देता तो फिर क्या होता। ठीक है, वो तो जिसका मौका लगा वही है, उसमें तो कोई वो तो है नहीं। तो वो डायरेक्ट हमने खिड़की से फेंक दिया, तो उससे भी बड़े नाराज़ हुए हमारे कुछ लोग जो है ना, खासकर जो जिनको इस मामले में इंटरेस्ट था उनको। ठीक है, तो उसकी बॉडी भी कहीं नहीं दिखाई, नहीं तो बॉडी दिखाती मीडिया ठीक ठाक वो होता तो तुरंत दिखने लग जाता तुरंत, तो उसको फिर वो लपेट लिया। उसके नाम से भी एक आदमी को सेना मेडल दे दिया। अच्छा। अब जब वो हवा से जो खिड़की से कूद रहा था ना, तो इसने हवा में एक गोली मार दी एक आदमी ने। अच्छा। ऐसे ऐसे मेडल मिले वहाँ, मैं बीच बीच में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। पर जो मार रहे उनका मेडल नहीं है। तो सर हमारा वहाँ हमारा हिम्मत बढ़ी, हमारा हौसला बढ़ा पूरा, जो ना हम एकदम हावी हो गए, समझो हमको जो ना पूरा ऑक्सीजन मिल गई, पूरा एकदम मतलब अंदरूनी ताकत होती ना वो बढ़ गई वहाँ से हमारी। और फिर हम लगे, हमने फिर चौथी मंजिल तो क्लियर किया, तीसरी मंजिल को क्लियर किया, फिर हम सेकंड फ्लोर पर आ गए। सेकंड फ्लोर पर आ गए तो हम उस दिन तीसरा दिन था, 28 तारीख की रात की बात है ये। 28 तारीख की रात की बात है, करीब 11:30 बजे के आसपास। अच्छा। तो जब 2-3 दिन से जो साथी गाइड नंबर 1 पे चल रहा था, 2 पे चल रहा था, उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो मैं कहने लगा मैं करता हूँ गाइड का काम। तो वो कई सारे नहीं आप रहने दो, ऐसे ही आप चलते रहो, ठीक है ना। तो मतलब नहीं, मुझे प्यार बहुत करते थे। अच्छा। बंदे में मैं कहीं अगर कमांडर लगा दिया तो मैं आखिरी आदमी बढ़िया खाना नहीं खा लेता, तो मैं रुकता नहीं था। मैं मतलब व्यवस्था रखता था, ऐसे नहीं। कई सारे होते हैं भाई ठीक है चलो ड्यूटी करी हो गया फलाना टिकड़ा, कोई नहीं आया, वहाँ चलते रहते, दिन रात चलते रहते हम ड्यूटियों पे। स्काई मार्शल जाते हैं, आते रात भर चलते रहते, रात भर हथियार चलते रहते कई सारे। तो मैं अपने पास रख लेता था, खाना गर्म करके देता था। इस तरीके से मेरा अपना व्यवहार रहा। तो बोले नहीं आप पीछे रहो, आप कुछ व्यवस्था देखो, हम कुछ खाने पीने की। अब वहाँ खाना पीना तो बहुत था, पर खा नहीं सकते, डरते हुए कभी हो सकता पॉइजन हो सकता है क्या हो। पर मैंने हमारी टीम को थोड़ा बहुत हिम्मत देकर कुछ लिक्विड शील वील होटल में खाने की तो चीज़ थी। अब मैं ये नहीं कहूँगा हम बिल्कुल ही भूखे प्यासे लगे रहे, पर हाँ भूखे प्यासे लगे रहे, मतलब हमें इच्छा जागी नहीं खाने की, मन ही नहीं था, किसी को कहीं इतनी लाशें देकर से मन ही नहीं है, पर थोड़ा बहुत पानी वानी थोड़ा बहुत लिक्विड हम ले रहे थे। अच्छा। तो सर सेकंड फ्लोर पर सर्च शुरू किया, तो सर्च किया तो मैं करता हूँ, मैं बोला ठीक है। मैंने 2-3-4 कमरे ही करे होंगे, 2 ही 3। एकदम एक कमरा हिला। अच्छा। खिड़की दरवाजा हिला। अब दरवाजा वहाँ खोलने से नहीं खुल रहा है किसी भी तरीके से, और तोड़ के दरवाजा घुस रहे हैं हम, जब जाके निकाले ये दरवाजा कैसे हिला। मेरे एकदम दिमाग अलर्ट था मैं बिल्कुल एकदम। तो जैसे 7-7 कमरे, तो मेरा जो पीछे वाला था मैंने उसको पुश किया, तो वो तो पीछे वाले कमरे के अंदर घुस गया। मैं उस बरामदे के अंदर ही खड़ा रह गया, मेरे पास घुसने की जगह नहीं। इतनी देर में उसने ग्रेनेड मार दिया। अच्छा। आतंकवादी ने ग्रेनेड मार दिया, तो मैं नीचे जंप कर गया उसकी बाउंड्री पे। बारजा बोलते हैं उसको, रेलिंग लगी है। तो मैं नीचे जब गिरा तो सर वो पानी निकलने की बारजे की ठूठी लगी रहती, पतली पतली नल, उस नल में मेरी सीलिंग फंस गई। हमारी ऐसी MP5 लटकी रहती है। अच्छा। हैंड फ्री रहती है। तो मैं जैसे ईसा मसीह की फोटो होती है ऐसे लगा झटका, ये मेरा कॉलर बाउंड निकल गई। अच्छा। मुझे दर्द तो हो रहा, पर मतलब मौत का डर सबको लगता है साहब, सब हर आदमी को, मतलब एकदम चटक पटक नीचे में घुटने उठने छोटा मोटा। तो मैं एकदम नीचे गिरते, तो मेरे दिमाग में एक बात तुरंत घूमी, तो ट्रूप से अलग हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। ठीक है। तो मैं एकदम नीचे आया, नीचे आते मैंने पोजीशन लिया, फिर मैंने इधर उधर देखा, एक बरांडा सा, फिर उसमें से दुकानों के बीच से ऐसे इतनी 10-15 फीट की गैलरी है, फिर उसके बाद बार है। क्योंकि वो गैलरी के साथ साथ दुकानें बना रखी हैं, पीछे की तरफ बार है, तो उस बार में जाने के लिए दुकानों के पीछे रास्ता। उस रास्ते से मैं पीछे गया, तो मैंने MP5 की लाइट जलाई, तो कुर्सी उर्सी पड़ी, ऐसे लोग एक तो भागे भूगे हुए। उसमें तो कोई बॉडी बाडी नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि उनको भागने का मौका मिल गया, नीचे से निकलने अकल के वो। अच्छा। और पीछे एक दरवाज़ा दिख रहा था, मैंने सोचा वो दरवाजे को बंद कर देता हूँ, फिर गेट के पास यहीं पोजीशन ले लूँगा। जब मैं वो दरवाजे तक गया तो हमारी टीम ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा। जो मैं बताया हम ऑफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं, हमें तो आदमी चाहिए जहाँ वहीं तुरंत हमला करते हैं। तो वहीं सीढ़ियाँ थी, तो वो सीढ़ियों से उतरने लगा, वो ऐसे गोल टाइप सीढ़ी लगी हुई थी ऐसे। और उस स्टोर से मैंने भी सीढ़ियों में फायरिंग करना शुरू कर दिया। वो सीढ़ी बीच में थी, फिर वो रास्ता दूर गेट है, मैं उसके उसमें था बीच में वो। अच्छा। अब वहाँ जब गोलियाँ चली तो एक आतंकवादी हमने वहाँ मार लिया। अच्छा।
तो वहाँ सीढ़ियों के ऊपर मैंने भी फायरिंग शुरू कर दिया, जहाँ से फायरिंग हो रहा था, मतलब ब्लाइंड अंधेरे के अंदर ही। ऊपर से मेरे साथियों ने अटैक मारा, तो वो सीढ़ियों जब उतरे तो एक आतंकवादी वहाँ मरा और 2 आतंकवादी नीचे सीढ़ियों पर जंप कर गए, और उस सीढ़ियों के नीचे बार बना हुआ है, ऐसे बार बना हुआ था, अच्छा, जैसे हाँ, सलाब होटल में रखते, रहती है बार। उसके पीछे। हाँ, अब वो बार कंक्रीट का बना हुआ था, बढ़िया, उसमें गोली सामने से भी ना लगे, ऊपर सीढ़ियों के सर्कल के नीचे ऊपर वालों की भी गोली ना लगे, ना ग्रेनेड वो फेंक सकते, ऊपर से वो ग्रेनेड लूपिंग करे तो सीढ़ियों पे टकरा के दूर जाके गिरे। और मैंने भी ग्रेनेड फेंका तो वो भी नहीं जाएगा, उनको ऊपर से भी छत मिल रही, मतलब एक मोर्चे की तरह। और वो मुझ पर अंधाधुंध फायरिंग उन्होंने किया, मैंने भी अंधाधुंध फायरिंग किया। और रेडियो सेट से भी जब तक मैंने कुछ बताने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि रेडियो सेट उनके पास है, हो सकता उन्हीं के पास हो, 2 और मारे गए उनमें हो ना हो जी। पर अब वो चलते चलते सर, वो मेरे ऊपर फायरिंग करते रहे, मैं उन पर फायरिंग करता रहा, वो मुझे गालियां देते रहे, इंडिया को, लोगों को, मैं उनको देता रहा। और उसके बाद वो पहले तो अंधाधुंध फायरिंग हुई, जब लगा धीरे 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 आपको लड़ाई का अंदाजा है, एक बार पूरे ताव में होती, फिर धीरे धीरे ढीला पड़ जाता, चाहे देश की लड़ाई हो चाहे गांव की लड़ाई हो, तो धीरे 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 ठंडा होता जा रहा था। उसी बीच में जो है किसी पुलिस वाले ने बाहर से आंसू गैस का गोला मारा खिड़की से। अच्छा। खिड़कियों में शीशा लगा हुआ है, और शीशे में से वो अंदर आके उसी बार के अंदर फट गया। अच्छा। अब फट गया तो सर धुआं उसमें, निकलने का ज़्यादा जगह नहीं, कुछ तो सीढ़ियों से निकल रहा, कुछ साइड से निकल रहा, काफ़ी देर तक जो है ना। अब मुझे तो मास्क वगैरह रहता है मेरे पास, मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्शन था, और मैंने उसको तुरंत जब वो धुआं और वो आँखों में पानी हुआ तो मैंने आँखों में पानी वानी मारा, बोतल थी पानी की, और उसको गीला भी कर लिया। पर मेरा भी आँखों से नाक से पानी, और बहुत बुरी हालत मेरी भी हो गई। मेरी होगी तो आतंकवादियों की भी मेरे से ज़्यादा हो रही वहाँ, क्योंकि मैं तो वो बार के हट के स्टोर में पोजीशन था मेरा, तो थोड़ा सा ठीक है, मैंने उसका गेट और थोड़ा सा क्लोज कर लिया ऐसे करके, और मैंने फिर फ़ोन से बात किया, कैसे से बात, इस रूम में ये हो गया। धीरे धीरे आवाज़ में फायरिंग करता रहा, बताता रहा, एक हाथ से फायरिंग करता रहा ताकि उनको सुनाई ना दे। तो बाहर बताएगा कोई भी गोली चलाएगा तो उसको गोली मार देंगे, किसी भी पुलिस वाले ने, किसी ने भी यहाँ फायरिंग कर दिया, बाहर से कोई आदमी फायरिंग ना करे। तो वहाँ हमारे लोगों ने ढंग से उधर भी पोजीशन ले ली, ऊपर भी पोजीशन ले ली। जब मैंने बता दिया सारी बातें, तो मेरी एक टीम ने जिस गेट से मैं घुसा था उस गेट में आगे पोजीशन ले लिया, और उसमें से 2 बंदे मेरे रिपीट फायर करते रहे। उधर सीढ़ियों से सुरेंद्र सिंह कमांडो की तरह आतंकवादी ना चले जाएं, अगर जाएं तो हमारी गोलियों के बीच से जाना पड़ेगा, और हमारी गोलियों के बीच से जाना पड़ेगा तो हो सकता है हमारी गोली उनको लग जाएगी, या भैंसे हो जाएंगे नहीं। तो वहाँ से वो रिपीट फायरिंग शुरू रहा। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गोली की आवाज़ कम हुई, गालियाँ ज़्यादा शुरू हुई, तो वो मुझे कहने लगे हम ये करेंगे वो कर देंगे। मैं बोला भाई तुम ऐसे हो तो तुम यहाँ ज़मीन फाड़ के अंदर घुस के दिखाना भी, ठीक है ना, मैं भी तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो वो हम बलोच हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे अपनी भाषा में। तो मैं भी उनको कहने लगा मैं भी जाट हूँ, बहन चो यहीं दबूंगा, तुमको खोद के यहीं दफना के छोड़ूंगा, मैं भी पीछे छोड़ने वाले नहीं, हम भी, मतलब मैं नहीं कह रहा था, हम कह रहा था, हम भी उसको 2-3, क्योंकि मेरे पास 2-3 हथियार थे, मेरे पास पिस्टल था, कभी पिस्टल की गोली चला रहा था, कभी उसकी। और सर मैंने अपने ग्रेनेड फेंक दी थी, एक ग्रेनेड मैंने रख लिया अपने पास। अब ये अगर मेरी तरफ आए तो जिंदा तो नहीं पकड़ा जाऊंगा, अगर जिंदा इन्होंने पकड़ लिया तो ये फिर मुझे तड़फा के मारे, 100 बातें होंगी। एक ग्रेनेड की मैं पिन निकालूंगा, खुद भी मर जाऊंगा और इनको भी साथ में लेके मरूंगा। मतलब ये मैंने यहाँ तक मैंने प्लान कर लिया था, क्योंकि गोली तो खत्म धीरे धीरे होनी ही है। और मैंने अपने चाकू वाकू हम रखते हैं वो अपने ढीला कर लिया था कि भाई जो ना अब समय तो ये तो आना है, जब इतना टाइम हो गया धीरे धीरे आना, यहीं से होना अब, ठीक है। अब 1.5 घंटा बाद फिर हमारी टीम ने पीछे से दीवार तोड़ के वहाँ से मुझे निकाला, मेरी जगह 2 बंदों ने वहाँ पोजीशन ले लिया, वो फायरिंग करते रहे, उनको गाइड करके भेजा था आपने बोलना कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं तो आपकी आवाज़ से हो रहेगा, आप फायरिंग करते सिंगल शॉट करते रहना। अच्छा, ठीक है। और जो है ना आपको जब बताएंगे, जब ग्रेनेड फाड़े जाएंगे तो आपने फायरिंग नहीं करनी, ठीक है। उनको पहले गाइड करके ले, पहले प्लानिंग बना लिया था क्या करना है। तो मुझे बाहर लाए, मुझे फिर मोटिवेट किया आईजी ऑपरेशन ने, और जो है दवाई दुई के लिए बोला, तो इंजेक्शन वहीं लगा लेते हैं।
दर्द का इंजेक्शन लगा लिया और मुझे स्प्लेंडर लगे हुए थे पूरे, और हाई फ्रिक्वेंसी वहाँ धमाके हुए तो मुझे सुनना बंद हो गया, पी, अभी भी मेरे कानों में ऐसे ही रहता है। अच्छा। एक कान में रिकवर हुआ मैंने, अब अच्छा इलाज होने से मेरा काफ़ी हद तक रिकवर हुआ, पर ठीक नहीं हुआ है। अच्छा। तो सर मुझे तेज़ आवाज़ में मुझे भी बोलो, मैंने बताया जी पी हो रही है कानों में, तो ऐसे से। तो उन्होंने बताया भाई पहले ग्रेनेडियर के बारे में मोटिवेट किया, अब ग्रेनेडियर की पलटन के हो आप तो बहादुर हैं, तो हमारे आईजी ऑपरेशन भी ग्रेनेडियर के थे। फिर वो जाटों के बारे में, राजपूतों के बारे में, सबको ऐसे मोटिवेट करते हैं, आपको पता है कि इतिहास रच दिया था। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे पानी वानी पिला, फिर मैं सोच रहा कि एम्बुलेंस आएगी या गाड़ी के लिए, अभी तो मुझे भाई इलाज के लिए लेके जाना भाई। फिर कहने लगे कि भाई बात बूत करके अगर दूसरे बंदे को हम बाढ़ेंगे, उन्होंने मेरी पोजीशन देखा कि आप चलने फिरने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, आप ओके हो, ड्रे हुए तो नहीं हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं बोला सर ड्रे हुए कैसे, कोई मतलब ही नहीं, मैं सालों मार के छोड़ता, आपने मुझे निकाल लिया। मैं बोला उनको, मैं मारता इनको मगा, ठीक है ना, आप नहीं निकालते तो बस मैं अभी तैयारी कर रहा था, मैं बैलेट फाइटिंग करता, अब आखिरी गोली गाली खत्म हो ली थी, उनकी भी होली होंगी मगा। फिर बोला नहीं, अब आपको दोबारा हीट को आपको अंदर घुसना, दूसरे बंदे को घुसाएंगे तो वो ढूंढने में कहाँ छुपे हैं, आपको दोबारा अंदर घुसना, दोबारा अंदर, हाँ उस हालत में, उस हालत में। अच्छा। अब दोबारा दूसरे बंदा अगर जाएगा तो उसको पता नहीं है कहाँ पे है, और हमको कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी अपनी। अच्छा, ठीक है ना, आप बंदे बुलाओ कौन कौन, किसको कौन सी हीट बनानी है, नई हीट तैयार करते हैं। तो मैंने जो अपने पुराने थे वही बंदे बुला लिए, तो कई कहने लगे अरे भाई अभी तो बाहर से फ्रेश बुला लेता, अब तो पूरी एनएचसी यहाँ रखी है, पूरा हेडक्वार्टर सब उठ के आ गया है, तो अब तो कुछ बुला लेता, हमारा गैला छोड़ दे गुरुजी, उस्ताद अब तो गैला छोड़ दे। और कई साथी कहने लगे अभी हंस के, मैं बोला कोई बात नहीं। तो ये साथी थे और राजेश एंड सारे, और तो ये हुआ एक ग्रेनेड ऊपर से डाला जाएगा, अच्छा, धमाका होगा। फिर जो है ना, नहीं एक ग्रेनेड पहले मैं डालूंगा नीचे से, स्टैंड ग्रेनेड जो धमाके वाला, आतंकवादी को नहीं पता है धमाके वाला ग्रेनेड है, क्योंकि मारने वाला तो इसलिए नहीं डाल सकते कि हमारे बंदे भी अभी पोजीशन ले रखी है, जैसे पहले मैंने पोजीशन ले रखी थी, तो हमारे बंदे ज़्यादा ग्रेनेड नहीं डाले ना, जो डालना था मैंने डालना था, क्योंकि उनको मेरी पोजीशन का नहीं पता कि भाई हमारा बंदा भी फंसा हुआ अंदर। फिर 2 ग्रेनेड ऊपर वाले डालेंगे धमाके वाले ही, अच्छा, जब तक इनकी गर्दन बिल्कुल दब जाएगी आतंकवादियों की। फिर चौथा ग्रेनेड आप मारना, चौथा ग्रेनेड जब फटेगा, चौथे ग्रेनेड फटने के साथ में आपने एंट्री मारनी है, अच्छा, पूरी हीट जाएगी, ठीक है ना। तो सर वो पहला फेंका, दूसरा, चौथा ग्रेनेड मैंने फेंका, मेरे अंदर इतना उतावलापन था, इतना जोश था, मतलब एकदम जैसे आदमी वो 100 मीटर का सूट वाला खड़ा रहता है ना, ऐसे खड़े तो सारे ऐसे थे, सारे के सारे बंदे, पर सर वो ग्रेनेड फटने से पहले मैं मूवमेंट कर गया, अच्छा, फिर वो ग्रेनेड फटा तो वो मेरे जो 4 हीट के बंदे थे वो तो वहीं खड़े रह गए, और मैंने आज तक पता नहीं है मैंने वहाँ 2 कदम मारे कि 10 कदम मारे, मुझे इतना पता है कि मैंने उस जो बार था उसके ऊपर मेरे दोनों पैर ऐसे जंप, और मैंने 32 की 32 गोली मेरी MP5 में थी, उनकी कमर में जहाँ लगी आतंकवादी या ना लगी, मैंने ऐसे कैसे ठोक दी वहाँ पे, और उन्होंने जब मैं एंट्री करके आया तो गोलियाँ मारी तो मेरे पैरों में गोलियाँ लगी, दोनों पैरों, अच्छा, ठीक है। और वो गोली मारते जैसे मेरी मैगजीन खत्म हुई, खत्म होते मेरे पास पिस्टल भी था, मैंने पिस्टल नहीं करा, अब भाई आतंकवादी भी ग्रेनेड फाड़ सकते, मैंने तुरंत जंप निकाला और मैंने अपना चाकू निकाला बैनेट, और मैंने चाकू उनको मारा, दोनों गर्दन ऐसे दबा ली, अच्छा, ऐसे था मैं एकदम जंप करके ऐसे पीछे की तरफ चला, दोनों की गर्दन पकड़ ली मैंने, चाकू मारता रहा मैं, और तेज तेज नारा लगाना शुरू कर दिया, भारत माता की जय, सरफदार शक्तिशाली साहस की विजय, जैसे बैनेट फाइटिंग करते हैं तो वो बंदे समझ जाते हैं कि भाई बैनेट फाइटिंग गोली, और तो वो 2 बंदे मेरे उधर थे वो भी निकल के टूट पड़े, वो तो मतलब एक 2-3 सेकंड का एक खेल झटका था बस, ये इतना ही, हाँ ज़्यादा लंबा जोड़ा नहीं था, आतंकवादियों खत्म कर दिया, उतने 2-3 सेकंड वो भी टूट पड़े, 4 वो थे, मेरा नारा लगाते के साथ वो 4 टूट पड़े, बंद होगी फायरिंग, अब बंद होते मैंने उनको बस मारता रहा, मतलब इतना अनकन आपा खो रखा था कि मतलब वो कहता एक साथी को बोले यार जो ना हनुमान बना हुआ था पूरा, ऐसे हाथ जब पाड़े हैं, तो सर कहीं ना कहीं मैं उसमें डरा हुआ भी था ना कि भाई ये भी ग्रेनेड पाड़ सकते हैं, इनको अगर थोड़ा भी मौका दे दिया तो बोला बिल्कुल ऐसे हनुमान की तरह हाथ पाड़ के अलग करने पड़े सर। फिर उसके बाद जो ना उन आतंकवादी वो मारे गए वहाँ पे, मुझे इलाज के लिए भेज दिया गया, और भी साथियों को चोट लगी उसमें, उन साथियों को भी इलाज के लिए भेजा गया, पर दोबारा से फिर एनएसजी ने भी उसको और भी सर्च किया,
पर वहाँ से फिर हमें दिल्ली लाया गया, फिर दिल्ली आरआर हॉस्पिटल के अंदर इलाज चला, बेस हॉस्पिटल में फिर इलाज चला, लंबा इलाज चला 1.5-2 महीना तक। उसके बाद 1.5-2 महीना बाद छुट्टी मिली, और घर में भी फिर माहौल और भी ऐसे बन जाता है। वो तो टीवी में ऐसे चल रहा था, ये मारा गया, उसको चला गया, वो शहीद हो गया, जिसको भी गोलियां लग रही थी। गोली की तो सूचना ही लोगों को एक बार मिलती है तो बड़ा, तो घर वालों को भी फिर सूचना हुई भाई उनको ऐसे ऐसे लग गई है, पर वो ठीक है। फिर वो कोई और साथी बता रहे थे, फिर उसके बाद में जो ना घर वालों से फ़ोन फान पे बातचीत कराई गई तो थोड़ा सा विश्वास बना, हाँ भाई ठीक है। अब हमारा तो, मैं तो एक आम परिवार से था, तो घर वाला, घर में कोई ऐसा भी नहीं था कोई मुंबई चला जाए संभाले। फिर मुझे मुंबई से यहाँ शिफ्ट कर दिया था हॉस्पिटल में, दिल्ली। यहाँ फिर दिल्ली, हाँ दिल्ली। फिर घर वाली तो हॉस्पिटल में ही थी, वो भी छोटा बच्चा हुआ था, और माताजी पिताजी भी ऐसे थे। तो फिर घर से जो ना भाई आया, वो मिल के गया, फिर उन्होंने सूचना दी, और भी कोई जो लोकल आदमी थे वो आके मिल के गए हॉस्पिटल में। तो फिर इलाज चला। उसके बाद जो है ना दूसरी लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई तो आतंकवादी मारने की सामने थे, ये तो हम मार गिराए। इसी लड़ाई में आपने कमांडो साहब एक बात बोली है कि जिन पुलिस पर्सनल को अशोक चक्र दिया गया, या जैसे एक कमांडो था जब आप आतंकवादी की जो तंदूर में जली हुई लाश को बाहर फेंक रहे थे तो उसने गोली से मारा, उसे सेना मेडल मिला। तो आपके क्या विचार हैं जब आप ये कहते हैं कि जिन लोगों ने मारा उनको वीरता पुरस्कार नहीं मिला? हमारे देश में जो वीरता है और शहादत है उसका सरकार और जनता किस तरह से सम्मान देती है? वो हमला तो सब ने देखा सर, पुलिस ने लड़ने से मना कर दिया, सब ने मना कर दिया, स्पेशल फोर्सें वापस चली गई, और आर्मी ने भी जब बुलाया ही जब था एनएचजी को, अगर वो इतना करना होता तो रात में मार रहे थे। हमने तो अगले दिन शुरू किया ना ऑपरेशन, ये समझो एक दिन बाद किया हमने, तो सवेरे जाके किया, जब किसी से नहीं हो पाया तभी हमने किया, और हमने उसको ख़त्म भी कर दिया। पर सर जो एक रेलवे के एक ने कोई गोली चला दी पुलिस वाले ने, उसको 10 लाख रुपए दिए गए और उसको मेडल दिया गया। एक रेलवे के टीटी को शौर्य चक्र दिया गया, अब टीटी ने लोगों की जान बचा ली। तो और अनेकों सैकड़ों अवार्ड मिले वहाँ पे। ये नहीं है, हमें जब अवार्ड देने की बात हुई तो हम लोगों की लिस्ट भेजी गई, तो बोले जी इनको तो अवार्ड मिल ही जाएंगे, जैसे डिक्लेयर कर दिया ना वैसे ही घोषणा कर दी हमें से, मतलब एनएसजी के जो कमांडो, हाँ, जो हमारे जो भी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और जो है ना हवलदार गजेंद्र और जो ये पुलिस वाले जो ये जो उस हमले में जो ना शहीद हुए इनके बगैर साइटेशन लिखे घोषणा कर दी, इनको अशोक चक्र दे रही है। कहीं ना कहीं सरकार दबाव में थी, कहीं ना कहीं सरकार फंसी हुई थी, तभी तो बगैर साइटेशन आज तक किसी का लिखे बगैर साइटेशन किसी को अवार्ड घोषित हुआ आज तक। अच्छा, तो इनका दुनिया में साइटेशन भी नहीं आज लिखा तक। गया था? इनके बगैर साइटेशन सबको अवार्ड घोषित कर दिए, इनको सबको। अच्छा। हमारा दूसरा अधिकारी जो ओबराय होटल में था उसने लिखना शुरू किया मीडिया में, उसमें सब में दिया। अब हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमें हमारा कोई साइटेशन नहीं लिख रहा, ये नहीं, उनको दोनों को बगैर साइटेशन लिखे, उनका 2 थे वो ओबराय होटल वाले, दोनों को शौर्य चक्र डिक्लेयर कर दिया, उनको जख्मी थे वो। अब सर बात यहाँ हुई तो ये हमें भेजा दिए, बोले कि इनके भी साइटेशन लिख कर भेजो। अच्छा। तो जिनके साइटेशन लिख के भेजे थे, जिनकी झूठी कहानियाँ लिख कर भेजी और लिखी पुलिस ने, सब ने लिख के भेजे। मेरी सेकंड ग्रेनेडियर पलटन में भी सेना मेडल मिले हैं कई सारे, नेवी के लोगों को भी मिले हैं। नेवी ने कितने मिलिटेंट मारे वहाँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपके, कितने मेरीन कमांडो ने आकर आतंकवादी मारे वहाँ पे, कितना वो किया, उनको भी शौर्य चक्र मिले वहाँ पे। अच्छा भाई, मारना बहादुरी है, चोट खाना कोई बहादुरी थोड़ा है, मरना बहादुरी थोड़ा है। भाई जीता तो वही जाता जो जीतेगा, जो फतेह, जो झंडा फहराएगा, जो लहराएगा, जो मारेगा वही बहादुर है। तो मारे तो हमने ना मिलिटेंट। आज तक अगर कोई फिल्म आई हो, किसी भी फिल्म में मुझे बता देना कि यहाँ आतंकवादी मारते हुए दिखाई थी, क्योंकि मैंने हर उस फिल्म को चैलेंज किया जिसमें ऐसी झूठी कहानी बनाना चाह रहे थे। तो जो एनएसजी के कमांडो थे जिन्होंने आतंकवादियों को मारा, उन्हें वीरता पुरस्कार नहीं दिया, तो उनको वापस भेजा, उन्होंने बोला इनका भी साइटेशन लिख कर भेजो। अच्छा। जब हमारे साइटेशन लिख कर भेजे इन्होंने, तो 26 जनवरी तक जा चुकी थी, 15 अगस्त के लिए फिर भेजा। 15 अगस्त पर गृह मंत्रालय ने बोला इनके तो आप है ना यहाँ से तो बहुत ज़्यादा मेडल हो गए, अच्छा, आप जो है इनके मेडल रक्षा मंत्रालय के थ्रू भेज दो, ये रक्षा मंत्रालय के आदमी। और वो उन्होंने सही कहा, वो 6 तो अशोक चक्र दे दिए और 10-12 जो है ना शौर्य चक्र दे दिए, और छोटे मेडल तो पुलिस मेडलों की तो गिनती ही नहीं है। हर आदमी मेडल टांगे घूम रहा 26/11 के नाम से, और मारने के नाम पर उन्होंने पत्थर भी नहीं फेंका हुआ। कई यहाँ 10 जनपद के ऊपर जो ना सोनिया गांधी के यहाँ कुत्ते कुतिया घुमा रहे थे, उनको मेडल मिले जो उस हमले में गए ही नहीं, दिल्ली थे। वैसे नाम का भी खुलासा मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, और हमें खुद आश्चर्य हुआ जो उस पलटन के नहीं, वो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के नहीं, एनएसजी के नहीं है, कोई कुत्ता घुमा रहा है, कोई बिल्ली घुमा रहा है, उनको भी मिले हैं।
जबकि कुत्तों का तो कोई रोल ही नहीं आया था वहाँ पर, उस हमले में रोल नहीं आया था, बाकी सब जगह आता है। ठीक है, पर वो सब यूनिटों को, बम डिस्पोजल यूनिट को भी मिले हैं, वो को भी मिले हैं, सपोर्ट यूनिट है उसको भी मिले हैं। अब इन्होंने फिर हमारे रक्षा मंत्रालय को भेजे, 1 साल हो गया, 26 जनवरी जब 1 साल बाद आई तो रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने कहा कि भाई लड़ाई तो इन्होंने गृह मंत्रालय की लड़ी है। अच्छा, एनएसजी गृह मंत्रालय के में आती है, तो डेपुटेशन पे पुलिस में है ये तो। मेडल हम हमारे कोटे से कैसे दिला दी इन्होंने? अच्छा, उन्होंने सर वापस भेज दिए हमारे। उन्होंने जब वापस भेज दिए तो फिर काफ़ी यहाँ कवासुनी हुई, यहाँ हम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। हमारे अधिकारी हम लोगों को कहने लगे हेड शूट कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत झगड़ा हुआ। और फिर जब बात कही तो फिर कहने लगे कि ये टाइम बाउंड हो गए इनके। अच्छा, टाइम बाउंड हो गया कि मतलब एक कैलेंडर ईयर से आगे निकल गया, उसके बाद आप साइटेशन नहीं भेज सकते, ऐसा कोई रूल होगा तो वो उन्होंने पेंडिंग रख दिया। जब गृह मंत्रालय से तीसरी चौथी बार भेजा गया जब, तो उनके पास पेंडिंग ही है। उसके बाद जो है ना काफ़ी खींचातानी शुरू होगी सर, सारा चैनल में चला, टीवी के में देशभक्तों का दर्द, एनएसजी कमांडो मांग रहे इंसाफ, पूरी स्टोरी चलाई उन्होंने और कई चैनलों में चला, अखबारों में आया। तो ये जब फिर हम पर दबाव, किसी को नहीं बताओगे, हम ये करेंगे, वो चीज़ें चलना शुरू हुई। क्या तो नहीं बताओगे किसी को हमें मेडल नहीं मिले, अच्छा, ये बात नहीं बताओगे, अंदर की बातें नहीं बताओगे, गृह मंत्री ने कैसे डिले किया, क्यों जहाज नहीं गया, वो सब खुलासे होने की वजह से तो आज जो रनवे पे जहाज होगा उसी में बैठ के जाएंगे निजी कमांडो। रूल चेंज करने पड़े हमारे खुलासे की वजह से। आपने पता है गृह मंत्री ने कुर्सी छोड़नी पड़ी, मुख्यमंत्री ने कुर्सी छोड़नी पड़ी, वो चीज़ें तो हमने ही तो बताई ना कि भाई हमको कैसे एयरपोर्ट पर खड़ा रखा सारी रात इन लोगों ने। वो भी तो एक हमारा मोरल डाउन करने वाली तो बात थी ना। वो लंबी लंबी बातें करने वाले तो कई होटल के कर्मचारियों को भी मेडल मिले हैं जो बाहर भूमिकाएं बना रहे थे। हमारे साथ एक गाइड गया, मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ, वो बाहर बोला जी मैं अंदर ये कर दूंगा, मैं रास्ता बताऊंगा। वो अंदर गया, उसने जब लाशें देखी बैठ गया सर। वो कहने लगा मैं आगे नहीं चल सकता, मैं इतना खून खराबा नहीं देख सकता, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ। मैं बोला बाहर क्यों, तो दादा बन रहा था, बाहर तो हीरो बन रहा था मीडिया के सामने, तो है तुझे हम लेने के लिए आए हैं, अब हम तुमसे छोड़ने नहीं जाएंगे हम तुमको, ठीक है ना। बोला नहीं मैं तो मर जाऊंगा, मैं इतना खून नहीं देख सकता। सर वो गोली की रफ्तार से उसको, जैसे मैंने कहा ठीक है अब तुम चले जाओ हम छोड़, वो 2 मिनट में बाहर वहाँ से। तो इतना लाशें देखने की भी हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर, जिस तरीके की इतनी लाशों के बीच में 3 दिन तक हमने वहाँ काम किया जिस तरीके से, और जिस ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ एनएसजी काम करती है। हो सकता है वहाँ किसी और महकमे का, मैं कहना नहीं चाह रहा, पुलिस का, उनको जब बाद में बाड़ा गया ताज होटल में, तो ताज होटल में इस तरीके से साफ कर दिया उन्होंने जैसे चोर चोरी कर ले जाते हैं। शीशे तोड़ के जो लगा हुआ सामान था, गहने पहने, वो सारी चीज़ें। और मैंने ही आके ये खुलासा किया था होटल में, और वहाँ जो महिलाएं थी, माताएं बहनें, उनका रेप भी किया हुआ था आतंकवादियों ने, उनको नोचा हुआ था, छोटे छोटे बच्चियों को उनके शरीर के ऊपर कपड़े नहीं थे। ये खुलासा भी मैंने चैनलों के ऊपर आके किया था। इन चीज़ों को भी दबाया गया, और उन होटलों को कई मिलियन डॉलर, हजारों मतलब पैसा मिला है, कई हजार करोड़, 2600 करोड़ रुपए उन होटलों को मिला है। अच्छा, टूट फूट के नाम पे। और जो एनएसजी के कमांडो जो गए थे, हमें क्या किया जब भाई खुलासा होने के बाद, जिन एनएसजी के कमांडो की नौकरी पूरी और की तो उनको घर पेंशन भेज दिया, जिनकी यूनिट पीस में थी उनको बैक टू यूनिट भेज दिया, और मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। 14 साल 3 महीने 10 दिन की मेरी नौकरी थी, जबकि 15 साल की नौकरी होती है। जब मैं आया तो मुझे बोला नहीं आपको घर पेंशन जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि आप ज़्यादा करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लोग मरवा दें, कहीं एक्सीडेंटल कुछ करा देंगे, आप चुप रहो, आप चुपचाप अपने घर चले जाओ। तो मुझे हॉस्पिटल से घर पेंशन भेज दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, सर मैं लड़ने का, मेरा 2 दिन का बेटा था, 2 साल की बेटी थी, ठीक है, और मुझे रोटी के लिए मोहताज कर दिया। जिस कसाब को, आतंकवादी को पकड़ा, उसके ऊपर कांग्रेस की सरकार ने 54 करोड़ रुपए उसके खाने की पीने के अंदर लगाए। कसाब चिकन बिरयानी खा रहा था, मैं रोटी के लिए मेरे बच्चे मोहताज हो रखे थे। बच्चों की बेटी स्कूल में पहली दूसरी क्लास में जाने, उसकी फीस देने तक के मेरे पैसे नहीं थे। किस तरीके से मैंने दूध बेच के जैसे गुजारा कर रहा था, और मैं किसी को ये कहानी भी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि उससे मेरे देश की बदनामी थी, मेरे एनएसजी की, मेरी फोर्स की बदनामी थी। अब मुझे 14 महीने हो गए हैं, मुझे कोई पेंशन नहीं दी जा रही, मेरा कोई इलाज नहीं कराया जा रहा। मैं गया, मेरे अधिकारियों के पास भी गया, मैं जबलपुर, मेरे ट्रेनिंग सेंटर, मेरे रिकॉर्ड के अंदर गया, मैं इलाहाबाद गया सर, दूसरों से किराए का पैसा लेके, जिस तरीके से जो ना कहीं पैसा भी मेरा गिर गया था। मैं बस में बगैर भाड़े गया। मैं आपके चैनल पर जो ना बता रहा हूँ ये बात, मेरी आंखों में मतलब पानी आ जाता है जब मैं बताता हूँ। तो मेरे पैसे वैसे गिर गए, मैं बस में बगैर भाड़े गया, तो वो कंडक्टर मुझे पूछने लगा, तो मैं उसको कहने लगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसे आया हूँ और मेरे पास
ऐसे नहीं है। तो मैं एक घड़ी है मेरे पास में, एक घड़ी मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। तो उसने मुझे पैसे देकर अपनी जेब से, उस भाई ने मुझे पैसे दिए जो ना, उसने मुझे रोका। एक मेरा पुराना साथी था, किसी उसको सूचना की, वो वहाँ पहुँचा और मैं वहाँ पीसीडी इलाहाबाद के अंदर चक्कर काट के वहाँ आ गया। पर मेरी जो फाइलें थी ना, तस से मस, इधर से इधर नहीं। और जो मेरा सैलरी का जो पैसा कटा हुआ था, जो मेरा फंड का पैसा जो मैंने जमा किया हुआ था, वो पैसा भी नहीं दिया कहीं ना कहीं। नहीं तो वो पैसा तो जैसे आदमी आता उसका तुरंत वो पैसा जमा वापस दे दिया जाता है। ऐसे जो ना उसको सीज कर दिया हर पेपर को, और उसमें कुछ भी कागज़ कार्रवाई ना हो। तब जब कसाब को जो फांसी तोड़ा गया, अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट के अंदर मैं शामिल हुआ। और मैं दिल से दुआ देता हूँ हमारे जो ना उस समय HPSC के मेंबर होते थे, चेयरमैन होते थे, उन्होंने जो ना मुझे एज ए लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर नौकरी लगाया। क्योंकि मैं वार्ड डिसेबल था, तो मैंने मेरा फार्म भरवाया, उन्होंने मुझे गाइड किया, ठीक है। वो कहानी भी टाइम होगा तो मैं आपको बताऊंगा उन्होंने जिस तरीके से। और जो वहाँ मेरा प्रिंसिपल था वो मुझे कहने लगा कि अब तो एक कसाब भी मारा गया, मैं उससे पहले सिर्फ एक ही बात बोलता था, कसाब को फांसी तोड़ा जाए। कसाब बार बार उसी चीज़ को दोहराता था लोगों को बार बार। तो इन्होंने अचानक कसाब को, जब ये घोषणा कि 26 तारीख को मैं घोषणा करूंगा, मैं बताऊंगा, खुलासा करूंगा सरकार का, मैं एकदम फ्रंट में सरकार के चल रहा था। तो इन्होंने 22 तारीख को, 21 तारीख को कसाब को शायद फांसी लटका दिया। जो इनकी 21 तारीख को फांसी लटका, 22 तारीख को मैंने दिल्ली के अंदर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैंने दिल्ली देश की जनता को बताया, अब मैं रोटी रोटी के लिए मोहताज हूँ, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मेरा इलाज नहीं हो रहा, मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरा पैसा नहीं मिल रहा। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहले दिन बताया, अगले दिन जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहा था, तो उस समय रक्षा मंत्रालय से और जो ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे से बात करने की कोशिश करी। जब मैं बैठा था मुझे बात करने, जब मैंने उनको बताया कि भाई जब मैं 14 महीने से आपने तो मुझे नहीं संभाला, मैं तो आपके ऑफिस में कई बार आ गया हूँ, मैं तो आपको चिट्ठी भी दी है, मैं तो रूबरू आपको मिल के आपके हाथ पर चिट्ठी रखी है मैंने, और लोगों ने कहा है जो ना इनका पैसा नहीं मिला है, इनको मदद करो, इन्होंने काम अच्छा किया। तो आप जब थे तब मेरे जनरल साहब थे, आज मेरे जनरल साहब नहीं, आज मैं बागी हूँ, ठीक है ना। आज मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो जब मैंने वो 54 करोड़ का, उससे पहले इन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी, रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर डाल दिया कि हमने कमांडो सुरेंद्र सिंह को ये दिया। तो उसी बीच में सामने जो ना मनीष तिवारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री देश का सामने आया और उसने बयान दिया वहाँ से कि हम कमांडो सुरेंद्र सिंह को 50 लाख रुपए दे रहे, 25,000 रुपये पेंशन दे रहे, पर मेरे खाते में कोई पैसा नहीं था। सर मैंने पासबुक दिखाई टीवी चैनलों को, अब ये मेरी पासबुक है और इसमें जो ना 6,000 रुपये 8,000 रुपये हैं और 6 महीने से 1 रुपये का भी लेना देना नहीं हो रखा। मेरी पेंशन कहाँ गई, मेरे 50 लाख रुपए कहाँ गए। और कोई भी देश का हॉस्पिटल मुझे बताइए जिस हॉस्पिटल से मुझे 1 रुपये की भी दवाई अगर फ्री मिली हो तो, या मेरा इलाज करा। क्योंकि मैं ECHS गया तो मेरे अधिकारी ने बताया कि भाई जब तक आपके पास में ECHS कार्ड नहीं होगा हम तेरा इलाज नहीं कर सकते। आपके पहले पेंशन आएगी, PPO आएगा, फिर आपका ECHS कार्ड आएगा, फिर आपका इलाज होगा। तो उस प्रक्रिया के तहत मुझे वहाँ कहीं से भी दवाई नहीं मिल रही थी। तो वो जब सारी चीज़ें देश जो टीवी देख रहा था, मैं सलूट करता हूँ मीडिया के साथियों को, छोटे चैनलों को, बड़े चैनलों को। उस दिन बड़े मुद्दे थे दिल्ली के अंदर, FDI का मुद्दा था उस दिन, जो है ना पौंटी चड्ढा का मर्डर हुआ था दिल्ली के अंदर, उनको कोई स्पेस नहीं दिया मीडिया ने, सिर्फ मुझे ही स्पेस दिया। पूरी मीडिया के अंदर मेरी बातें चल रही थी, बड़े बड़े लोगों ने अलग से इंटरव्यू किए। और जब वो बात आई तो मनीष तिवारी तो गायब हो गया, वो तो आया नहीं, लोग उसका इस्तीफा मांगने लगे। उसके कुछ दिन बाद NSG के DG NSG ने कहा 26/11 का हीरो है ना, इसका क्लेम सही है। अच्छा, क्लेम सही है। और ये जो बात कह रहा है कि इसको गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला, ये बात सही कह रहा है, इनको गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला, इनको हमने प्रशंसा पत्र दिया था। और उन्होंने जो मुझे प्रशंसा पत्र दिया था वो अनसाइंड प्रशंसा पत्र दबाव में दिया गया, उस पर साइन भी नहीं थे, वो भी मैं साथ ले गया, वो भी मैंने खुलासा करा। अब ये अनसाइंड है, ये फोटोकॉपी है, साइन के लिए गया था, ये वापस भी नहीं आया मेरे पास आज तक। ये अनसाइंड की फोटोकॉपी है और ये फोटोकॉपी वेरीफाइड फोटोकॉपी है, मेरे बटालियन कमांडर ने वेरीफाई कर रखी फोटोकॉपी। मंगाइए, जमा करते टाइम मैंने वेरीफाई करा लिया, जी ये तो दे दो, एक टुकड़ा मिला है, इसको तो कम से कम किसी को दिखा देंगे। तो वो बात उन्होंने एक्सेप्ट करी। उसके कुछ दिन बाद P चिदम्बरम उसके देश के गृह मंत्री थे,
उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि जो 26/11 का हीरो बोल रहा है उसका क्लेम सही है, ये हमारे पास डेपुटेशन पे था, ये आर्मी का बंदा है और मेडिकल प्रक्रिया के तहत ये बोर्ड पेंशन घर चला गया, इसने 26/11 में आतंकवादी मारे, अच्छा काम किया, हम इस सैनिक के साथ हैं, देश की एकता अखंडता के लिए लड़ा है, देश का वीर सैनिक है, पर ये पेंशन देना, फंड देना, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी रक्षा मंत्रालय की। अच्छा। उन्होंने बोल रक्षा मंत्रालय के पाले में डाल दी। उसके बाद ये 15-20 दिन के बीच में चलते चलते अंथनी साहब रक्षा मंत्री थे, AK अंथनी साहब आए और उन्होंने कहा, उन्होंने गलती अपसेट करी, कहा अब जैसा कमांडो सुरेंद्र सिंह के साथ हुआ ऐसा नहीं होगा, हम इसकी जांच कराएंगे और हमने इसको पैसा नहीं दिया, ये जो कह रहा है इसका क्लेम सही है, ये सही कह रहा है सारी बातें। तो वहाँ मेरी बात यस हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह ने बोलना पड़ा अब जो कमांडो सुरेंद्र सिंह के साथ हुआ ऐसा भविष्य में किसी के साथ नहीं होगा और हम आगे से ध्यान रखेंगे और हम इसके सारे ग्रीवेंस दूर करेंगे। कुछ टेक्निकल कारण से इसकी पेंशन नहीं बन पा रही है, उन कानून को भी हम जो ना उन कानून को बदलेंगे, हम कानून बदल के इनको पेंशन देंगे। तो ये बातें वो बोल रहे, महीनों चली। उसके भी 6 महीने बाद 19-20वें महीने में जाकर मेरे पास पेंशन आई, पेंशन मिली आपको। हाँ, PPO मुझे तुरंत ECHS कार्ड मुझे तुरंत बना के दे दिया गया और छोटा मोटा मेरा पैसा था वो तब दिया गया, उन डेटों में दिया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक देश का आदमी, एक नागरिक, एक कमांडो जो देश के लिए अपनी जान झोंक देता है, अपने बच्चों को छोड़ के चला जाता है और गोलियां खा लेता, उसका इलाज नहीं हो रहा, उसको गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिल रहा। ये मैं मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहा, हम 7 बंदे ताज होटल में डिसेबल हुए, 7 आदमी को चोट लगी, 7 को गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। 2 NSGA कमांडो को नेरीमन हाउस में गोलियां लगी, दोनों को कोई अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। और उन दोनों कमांडो ने वो दोनों आतंकवादी मारे थे और यहाँ हम 7 बंदों ने जो है ना यहाँ पर 4 आतंकवादियों को मारा और हजारों लोगों को बचाया। ऑन रिकॉर्ड मैंने 627 आदमी को मैंने जिंदा होटल से बाहर निकाला और 3 आतंकवादी को तंदूर में हमने पूरी टीम ने जिंदा फूका उसको, और 2 को तो मैंने बिल्कुल गला घोंट के मारने का काम किया। NSG उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, बार बार गैलेंट्री अवार्ड के लिए लिखा गया और परंतु एक्सेप्ट नहीं करा गया। और ये कहीं ना कहीं मिली भगत, पाकिस्तान के साथ मिली भगत भारत सरकार की थी, उस समय की कांग्रेस सरकार की मिली भगत थी, क्योंकि अगर वो हमको गैलेंट्री अवार्ड देते, हम लोगों को सम्मान देते, तो कहीं ना कहीं उनकी कोई बातचीत के अंदर पाकिस्तान के साथ फर्क आता। अब इन लोगों को गैलेंट्री, जो प्लान था ना, जो कांग्रेस का प्लान था कि इस तरीके से स्टेप वाइज काम होगा, वो सारी चीज़ें हमने उनके जो मंसूबे थे उनके ऊपर पानी फेर दिया और हमने उनकी बात जो सुनी नहीं। तो ये हमें दोष मिला, हमको डराया गया, हमको कहा गया ह्यूमन राइट के आपके ऊपर ये होगा, आपने ये क्यों कर दिया। दूसरी बात, वो पहले 2 आतंकवादी जो मैंने मारे, वो आतंकवादी भी जब बातचीत हो रही थी वो भी सरेंडर होना चाह रहे थे, वो भी कह रहे थे हमें माफ़ कर दो अल्लाह ताला, जब काफ़ी वो सर मैं उनको सरेंडर करने के लिए बाहर निकलूँ, वो मुझे गोलियां मार दें। सही बात है। वो कितने मुझे नहीं पता था, वो 2 हैं 3 हैं मुझे नहीं मालूम था, वो तो मरने के बाद पता चला इतने ही है। और हो सकता है नाटक कर रहे हो कि सरेंडर कर रहे हो। 100% सर, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो वहाँ अकेला था। मैं जैसे पोजीशन के लिए कहूँ आओ क्लोज करो, इधर उधर की फायरिंग रुकवा दूँ अपनी, या रेडियो सेट के ऊपर बोलूँ फायरिंग सब बंद कर दो, ये सरेंडर हो रही है, तो वो हो सकता है भाग जाते वहाँ से। तो इन बातों को अड़िंगा लगाया गया। और जब ग्रुप कमांडर को ये बात बोला गया, मैं अभी मेजर जनरल हमारा ग्रुप कमांडर, उसकी आंखों में पहले उन्होंने हमें कहा, जब हम बातें हुई हमारी, हमने उनको कहा तो वो हमें कहने लगा, सुरेंद्र सिंह जी मुझे मेडल नहीं मिलना चाहिए था। मैं बोला जी आपको सबसे पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि आप ग्रुप कमांडर थे, आपने पूरी लड़ाई को लड़ाया, 3 मोर्चों 4 मोर्चों पर हमने लड़ाई लड़ी और आप बहादुर आदमी, आपको तो पहले भी डबल सेना मेडल थे वो, और आपने हमेशा लड़ाई लड़ी है, बहादुर आदमी, आपको हमारे से पहले मिलना चाहिए। पर बोला मैं तो किसी को नहीं कह पा रहा हूँ, पर मेरे से ऊपर के अधिकारियों को भी मिला जिनका रोल नहीं था, और नीचे तो मिला ही, जिनके हमने भेजे उनको तो मिल ही गया, पर मुझे दुख है तुम लोगों को नहीं मिला। कमांडो साहब, जब आप अपने संघर्ष की ये दास्तान जो 19 से 20 महीने तक चली थी बताते हैं, इसके बाद आप दिल्ली कैंट से राजनीतिक पार्टी आपके अंतर्गत विधायक बने। विधायक बनने के बाद आपने जिन मुद्दों पर संघर्ष किया, जैसे पेंशन, मेडिकल सहायता या वीरता पुरस्कार, इस क्षेत्र में क्या काम किया? उसके बाद जब वो मैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो अन्ना हजारे जी के मूवमेंट के साथ सब लोग जुड़े हुए थे, तो ये जो पूरी टीम जुड़ी हुई थी, ये भी सहयोग में मेरे उतर के आगे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष, ये सारी टीम। तो फिर उसके बाद पार्टी बनाने का निर्णय हुआ, हमने फिर पार्टी बनाई,
अन्ना हजारे का मूवमेंट ख़त्म हुआ। जो पार्टी बनाई तो हमने पार्टी की घोषणा भी 26/11 के दिन ही करी थी। अच्छा। 26/11 के दिन घोषणा करी और उस स्टेज से मैंने भाषण दिया और जो है अरविंद केजरीवाल जी ने भाषण दिया। मैंने तो अपनी दास्तां बताई, मैं तो भाषण देना जानता ही नहीं, फौजी आदमी था। अब मेरे साथ जो बीती हुई घटना के बारे में लोगों को दिया बताया। जब मैं बता रहा था लोग रो रहे थे, लाखों लोग थे, आंखों में पानी आ गया जब मैंने अपनी हकीकत उनको बताई। मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मेरे पास पेंशन मिल भी नहीं, उस समय भी मेरा इलाज नहीं हो रहा था। अच्छा। उस समय भी मेरी पेंशन नहीं आ रही थी। तब तो वो शुरुआत थी, उससे 5-7 दिन पहले से ही हाईलाइट होना शुरू हुआ था मेरा बहुत ज़्यादा। अब वो उस दिन घोषणा कर दी कि ये पहला उम्मीदवार है हमारा। ऐसे देश के जो फौजी हैं, सैनिक हैं, उन कमांडो को हम लड़ाएंगे चुनाव देश भर से, और जहाँ भी चुनाव होगा ये पहला आदमी होगा वहाँ चुनाव लड़ने वाला। और मुझे एडमिरल रामदास ने मुझे सम्मानित किया वहाँ पे। वो ऑटो रिक्शा से चल के आए और जो है ना उन्होंने कहा अगर सरकार तुम्हें सम्मानित करे ना करे, ये देश तुम्हें सम्मानित करता है। और जो है ना मैं आपका जो है ना चीफ आज आपको मेरी गौरवान्वित हूँ आपको सम्मानित करते हुए। और वहाँ से निर्णय हुआ। उसके बाद पार्टी बन के काम करना शुरू हुआ। मुझे फिर दिल्ली कैंट से चुनाव लड़ाया गया। मैं दिल्ली कैंट से चुनाव जीता। लोगों ने मुझे जो है ना वोट भी दिया, नोट भी दिया और विधायक बनाया। उसके बाद मैंने बहुत ज़ोरदार तरीके से काम किया। नंबर 1 विधायक रहा मैं दिल्ली का। बड़े बड़े नेताओं का नाम उसमें लिखा गया, अखबारों में भेजूँगा, अखबार पढ़ लेंगे जब आप उसको लगाना। 0 कहा गया उन लोगों के लिए और कमांडो हीरो की संज्ञा दी गई पूरे नवभारत टाइम्स का पेज। तो इस कदर फौजी आदमी काम करता है, चाहे फौज का छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, बड़ा अधिकारी हो। वो मतलब एक ऐसी शिक्षा, एक ट्रेनिंग ही हमारी ऐसी है वहाँ पे। तो उस ट्रेनिंग के तहत ही मैंने काम किया। मैं तो पहली बार आया था यहाँ, तो बहुत मेरे साथ 30-30 साल 40-40 साल से जो विधायक मंत्री बन रहे थे वो मेरे साथ विधायक बने थे पहली बार, पर वो कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, शीला दीक्षित जैसी विधायक थी और थे बहुत सारे हमारे आसपास लोग थे। उसके बाद जो ना मैंने जब बनते पहला काम सैनिकों के लिए 1 करोड़ रुपए शहीद सैनिक के परिवार को दिया जाएगा। पहला मेरा घोषणा पत्र का और पहला ही मेरा विधानसभा के अंदर फर्स्ट भाषण मेरा यही था। और सबसे पहले मैंने ये कराया। पूरा सैनिकों के लिए यहाँ पानी की व्यवस्थाएं कराई। पूर्व सैनिकों के लिए तमाम स्कूलों के लिए पूर्व सैनिकों को लगाएगा। हर स्कूल में 2 पूर्व सैनिकों को नौकरी पर लगाएगा। 5 नंबर वाले विभाग में 473 आदमी को जो है ना 5 नंबर में लगाया गया। पशु क्रूरता विभाग में पूर्व सैनिकों को लगाएगा। फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट की एक टीए कंपनी वो खड़ी करी गई, उसमें पूर्व सैनिकों को लगाया गया। उसके बाद जो ना जल विभाग में पूर्व सैनिकों को लगाने की प्रक्रिया थी और बिजली विभाग में पूर्व सैनिकों के लिए मीटर रीडर ऐसे दिल्ली के अंदर लगाने के लिए मतलब उनके रोज़गार के लिए काम किया गया। उस बीच में बहुत सारे जो वार डिसेबल सैनिक थे, जहाँ वो वॉर विडोज थे, जिनके केस दिल्ली सरकार के पास पेंडिंग थे, उन सब उनकी ग्रीवेंसों को दूर किया गया और युद्ध सतर पर ये काम को निकाला गया। बहुत अच्छी बात। और उस बीच के अंदर वो मात्र जो ना 45 दिन के लगभग की सरकार थी, उसके बाद वो सरकार ड्रॉप कर गई थी और 14 महीने तक मैं विधायक रहा। अच्छा। जहाँ भी ऐसा फौजियों के लिए काम था उसको बढ़ चढ़ के उसको मैंने किया। और आज भी जो है किसी की कोई समस्या आती है, मेरे तक कोई भी बात आती है, और चाहे वो मेरे अधिकारी के माध्यम से आए, चाहे कोई जवान के माध्यम से आए, मैं उन हर आदमी की, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, उनकी समस्या को समाधान करने के लिए, चाहे चिट्ठी लिख के समाधान दूर करना पड़े, चाहे किसी बड़े अधिकारी से मिलना पड़े, चाहे कि रक्षा मंत्री से मिलना पड़े, गृह मंत्री से मिलना पड़े, मैं आज भी उनके लिए काम करता हूँ। तो सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए आपने आप विधायक के रूप में जो अच्छा काम किया, उसके बाद आप पार्टी को छोड़कर बीजेपी क्यों ज्वाइन की? फिर मैं दोबारा भी विधायक रहा। जब दूसरी बार मैं विधायक था तो जो सर्जिकल स्ट्राइक देश के सैनिकों ने जो है ना अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के लिए जो है ना पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निश्ते नाबूद करा, उन लोगों के खिलाफ कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार तो सबूत मांग ही रही थी। अरविंद केजरीवाल ने भी जो है ना सैनिकों से सबूत मांगने की, जब वो सैनिक
के सबूत मांगेंगे, तो मैं आहत हुआ और मुझे बहुत दुख लगा इस बात को लेके। और मैं वैसे भी जो ना दिल्ली कैंट विधानसभा से विधायक था, मैं खुद फौजी था, खुद वार डिसेबल था, तो इस बात के लिए भी मैंने अरविंद केजरीवाल को रोका। कुमार विश्वास ने भी इस बात के लिए रोका टोका उनको। उन्होंने भी कहा कि आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं देश की के सैनिकों के ऊपर क्वेश्चन मत करिए, सैनिकों ये काम नहीं कर सकते। लड़ाई के अंदर फोटो उतारेगा, वीडियो बनाएगा आदमी, जान बचाना मुश्किल होता, गोलियां चलती वहाँ तो। और मैंने चलती हुई सरकार, उस समय भरी हुई कुर्सी, उसको लात मार के अरविंद केजरीवाल की उसको आम आदमी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। और उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा। और पर सामाजिक काम जो है ना मैं लगातार करता रहा। फिर तो आपकी विचारधारा आप पार्टी से अलग हो गई और आपने उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की। बिल्कुल, ये जो आप मैं बात कह रहा हूँ, वो जो विचारधारा जो बनाए हुए थे वो उनकी फर्जी विचारधाराएं थी। और जो शेर का भेष पहने हुए भेड़िए बैठे हुए थे उसमें, तो उनका जो भेष था, उनका जो वो नंगे हो गए, जनता के सामने आ गए। जिस सैनिक को लेके, जिस सैनिक को स्टेज पर पहले दिन से खड़ा करके, जिस सैनिक के नाम से करोड़ों रुपए चंदा मांगा, देश दुनिया से जो ना, और देशभक्ति का जो ना झूठा नाटक कर रहे थे, तिरंगे झंडे बगैर बात नहीं करते थे, ऐसे लोगों को तिरंगा झंडा और सैनिकों की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। जब इस राजनीति भ्रष्टाचार के मामले की बात होती थी तो भ्रष्ट है, और भय भी भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जब अरविंद केजरीवाल हमारे जैसे को मोटिवेट करके, नहीं इसमें गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा और ये होना पड़ेगा, तो वो ऐसी बातें बोलते थे। और वो जब भ्रष्टाचार उनके उजागर हुए, और यही नहीं, फिर वो अगला जो चुनाव, हर आदमी से पैसे भी मांगने लगे वो टिकटों के। मैं खुद से भी, जब मैंने छोड़ने का निर्णय तो ले ही लिया था, पर वो बाद में कहने लगे, कैंडिडेट नहीं था, कि आप भी जो ना पैसे दो। तो मेरी पेंशन के 25-30 लाख रुपए मेरे खाते में थे, उनमें से 25 लाख रुपए इन्होंने मुझे बहका के ले लिए। अगर तो पार्टी को तो छोड़ना ही है, इनसे पैसे भी ले लो। उनको सोचा कोई पैसे होंगे, तो मेरे पास वही पैसे थे। तब मैं तो सामने आया, मैंने तो उस समय भी मीडिया में आके बताया कि मेरे से पैसे मांग लिए, मेरे पैसे ले लिए इन लोगों ने। अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने मेरे पैसे रख लिए और मुझे कागज़ के टुकड़े दे दिए 25 लाख के, वो पर्ची सी दे दी है, 25 लाख की पर्ची याद है। तो ये तो इतने जुल्मी है, इतने जो ना गद्दार हैं, देशद्रोही आदमी, इनके लिए शब्द नहीं है इनकी जितनी निंदा की जाए। पर हम फौजी आदमी, हम उस लेवल पर नहीं गिर सकते जितने लेवल पर ये गिर गए हैं। और इन जब सैनिकों के लिए तो बातें करना, आज भी जो ना इनकी वही ओछी बरकतें हैं। आज वो राम मंदिर जब बन रहा था तब उसको रोक रहे थे। अब मेरी नानी ये कह रही थी कि किसी की उसको मस्जिद के तोड़ के मेरा राम नहीं रह सकता है। आज वो राम मंदिर में जा रहा है। आज वो कभी गुरुद्वारे की ग्रंथ को फाड़ देते हैं, कभी जो ना वो गुरुद्वारे वो ग्रंथी वो जो ना गुरु गोविंद सिंह की उनकी फ़ोटो को दारू के छींटे मार, भगवत मान से बड़ा शराबी नहीं उसको बना रखा। तो उनका तो सारा जब सामने धीरे धीरे आने लगा, मुझे थोड़ा पहले पता चल गया और कईयों को मेरे से पहले पता चल गया जो इसको छोड़ के चले गए। तो एक मैं ही नहीं है, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण ने 1 करोड़ रुपया दिया जितने पार्टी बनाई गई, देश का लॉ मिनिस्टर रहा हुआ। और जो ना चाहे नवीन जैन, तो तमाम ऐसे लोग सब जो छोड़ के आज आम आदमी पार्टी कोई नहीं बचा, क्योंकि ये तो इतने इनका जो ना वो मुंह में राम राम हो, बगल में छुरी वाला वो काम करते हैं ये लोग। तो अब चूंकि आप बीजेपी में, तो इस कन्वर्सेशन को हम समाप्त करें उससे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे सैनिकों से और पूर्व सैनिकों से संबंधित कई मुद्दे हैं, अग्निपथ स्कीम है, कई बार सिविल और मिलिट्री के अंदर जो रैंक का प्रोटोकॉल या उनके स्टेटस का डिफरेंस की बात होती है, प्रोक्योरमेंट की बात होती है, जो जैसे नए वेपन्स हैं या नए एयरक्राफ्ट्स हैं उनके बारे में बात होती है। बीजेपी सरकार इन सब मुद्दों पर आपके हिसाब से कितनी प्रभावी है? आज की जो सरकार है, आज हम दूसरे देशों को हथियार बेचते हैं। कई हजारों करोड़ के हथियार हम निर्यात कर चुके हैं। पूर्व में जो सरकारें थी, हम पूरा दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे। हमारे पास ना कोई राइफल बनाई जा रही थी, ना कोई पिस्टल बनाए जा रहे थे, ना कोई हथियार ऐसे बनाए जा रहे थे, ना कोई तोप ऐसी बनाई जा रही थी। आज जो भी देश से हम हथियार खरीदते हैं, उसके साथ उसकी टेक्नोलॉजी साथ में लेके आते हैं और उसको यहाँ उनके साथ पार्टनरशिप में काम करने का उनको सिस्टम बनाते हैं। और उस समय भी ऐसा हो सकता था, परंतु ये कभी चेतना ना तो कांग्रेस में आई, ना उन्होंने किया। दूसरी बात जो है रैंक की और अधिकारी की, हमारा जो अधिकारी है वो अपने जूनियर को
अपने छोटे भाई की तरह, अपने बेटे की तरह, अपने बच्चे की तरह प्यार करता है और उसके वेलफेयर के लिए वो किसी से भी लड़ जाता है। और चाहिए लड़ने की बात, अभी भी आपने देखा होगा हमारा एसएसबी का, बीएसएफ का, अभी एसएसबी का अधिकारी अपनी फोर्स लेकर बात करने के लिए पहुंचा, कानपुर के अंदर पहुंचा और वो सही पहुंचा, ठीक पहुंचा। और उस आईपीएस के ऊपर भी सरकार ने जो ना कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्शन होगा, अवश्य होगा, वो सरकार के संज्ञान में वो बात आई है। तो उस तरीके से भी हमारे अधिकारी लड़ जाते, तो ऐसा प्रेम भाव हमारे अधिकारी का, वही सम्मान है। ओआरओपी के अंदर हमारी काफ़ी सारी खामियां रही हैं। वो ओआरओपी का भी आंदोलन मैंने लड़ा, चाहे मैं पक्ष में था विपक्ष में था, पर मैं फौजी था, मेरी अपनी भी तनख्वाह बढ़नी थी, तो मैंने उसको पूरे धुए जोर तरीके से उसको करा। उसमें कुछ कमियां रही हैं, उनमें भी सुधार की बात है। अब नया पे कमीशन आएगा, उसमें ज़रूर सुधार होगा। और जो सेना का सारी व्यवस्थाएं हैं, सेना की व्यवस्थाएं अलग ही होनी चाहिए। उसका चाहे पे कमीशन की बात हो, चाहे उसके वेलफेयर की बात हो, वो आम सिविलियन नागरिक, आम सिविल कर्मचारी के उसको बराबर ना तोला जाए, उसके साथ उसकी तुलना ना की जाए। क्योंकि सेना का चाहे अधिकारी है, चाहे सिपाही है, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, देश के लिए मरने के लिए, न्योछावर होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो -60 डिग्री तापमान में भी काम करता है और -50 डिग्री प्लस माइनस में भी राजस्थान की तपती हुई धूप के अंदर भी खड़ा होकर काम करता है, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के। बाकी कर्मचारी में ऐसा नहीं है, बाकी की तो 1 किलोमीटर इधर से इधर बदली हो जाती है, तो वो पता नहीं मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा, उस महकमे के किस मंत्री तक चला जाएगा। तो वो सारी चीज़ सरकार उसको भी ध्यान में रखे। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर उस समय आया, उस समय मैंने भी खूब सरकार की भी निंदा की और आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ, उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, पर उसमें बहुत सारे बदलाव हुए। आज मैं ये मानता हूँ अग्निवीर कहीं ना कहीं हमारे से ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अच्छा। क्यों रहेंगे कि वो हरियाणा सरकार ने पूरा कोटा कर दिया उनका, बहुत सारी जगह 40% कोटा कर दिया है, 20% आम नौकरियों में उनका कोटा कर दिया, पैरामिलिट्री में उनका 20% कोटा कर दिया, रेलवे में उनका कोटा कर दिया। तो वो कोटा एक्स सर्विसमैन के कोटे से अलग कोटा कर दिया। वहाँ 5 साल नौकरी करके आओ और सिविल में, जैसे चाइना के अंदर कई सारे देशों में ऐसी व्यवस्था है, अब 5 साल आप नौकरी करके आओ, आप सिविल में आगे आपको अवश्य, अब वो 100% जो ना उनको नौकरी मिल रही है। उनकी जो वैकेंसियाँ हैं खाली पड़ी हैं हरियाणा के अंदर, ये हाल और स्टेटों के अंदर भी जो ना, तो ये सारी चीज़ें रही है। परंतु उसमें जो है, उसमें और भी बदलाव करने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि इस तरीके से ट्रेनिंग करने के बाद बंदे को निकालना ही नहीं चाहिए। ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारा पैसा लग जाता है, हम क्यों मौका दें। परंतु स्टेट गवर्नमेंटों को मज़ा आ गया, रेलवे को मज़ा आ गया, बीएसएफ सीआर पैरामिलिट्री को, क्योंकि ट्रेंड सोल्जर उनको मिल रहा है। ऐसी ट्रेनिंग वो नहीं दे पाते, बीएसएफ सीआरपी थोड़ा ऐसी ट्रेनिंग दे पाएगी, रेलवे ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे पाएगी, यहाँ की लोकल पुलिस ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे पाएगी। तो उनको तो ट्रेंड सोल्जर मिल रहे हैं, सैनिक मिल रहे हैं और यंग मिल रहे हैं। ये भी नहीं है भाई जो है ना उस तरीके के, जब भर्ती की एज है, अगर वहाँ सही टाइम पे चला गया, तो यहाँ तो भर्ती की एज सिविल में तो बची रहती है, बहुत सारी 30-35 साल तक भर्ती होती है और वहाँ से हम पहले भी पेंशन आ जाते थे। तो ये इसका खट्टा मीठा स्वाद है। और जिसको जो सही करके आएगा, तो वो पहली बात तो जो कुछ तो वहाँ 25-50% तो वहीं रह रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करके आने के बाद मैं तो कहूँगा कि वहाँ ट्रेनिंग सेंटर फिर ट्रेनिंग में ही लगे रहेंगे। तो इसमें और भी बदलाव करने की ज़रूरत है। परंतु जब दबाव बना, जनता का दबाव बना, हमारा पूर्व सैनिकों ने भी ये बात रखा, सैनिकों ने भी रखा, हमारे अधिकारियों ने भी रखा, तो कहीं ना कहीं सरकार चेताई और उन सब लोगों को व्यवस्था करने की उनको ये स्टेप मिला हुआ है। आपकी तरह कई फौजी रिटायरमेंट के बाद भी नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और यूँ कहें कि अपना करियर या फिर देश सेवा को राजनीतिक गलियारों में एक बार एक नया रंग देना चाहते हैं। आपकी क्या राय है जो रिटायरमेंट के बाद फौजी राजनीतिक गलियारों में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए? सबसे पहले तो मैं सभी उन साथियों को ये कहना चाहूँगा जो समाज सेवा के काम में आना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, उससे बढ़िया कोई नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा। आप किसी का रास्ता चलते हुए कभी रास्ता बता देते कि ये रास्ता इधर जाएगा, तो भी आत्मा से बोलता है अगर भाई भगवान इसका भला करे। और आप अगर फार्म भरने लगे हैं, किसी बैंक की लाइन में खड़े हैं, आपने किसी पीछे वाले का फार्म भर दिया, तो वो भी मन से कहता है अग जी जो है ना बहुत अच्छा है, इसने मेरा वो मदद किया। और आप किसी को रास्ता बता देते कि ये काम इस माध्यम से होगा, ये डीसी ऑफिस से होगा, एसपी ऑफिस से होगा, ये यहाँ से होगा, उन चीज़ों का भी लोगों को पता नहीं है। पढ़ा लिखा होना अलग चीज़ है, रास्ता जानना एक अलग चीज़ है। जो कहते हैं वो पढ़े लिखे से कढ़ा हुआ ज़्यादा माहिर होता है।
तो आप लोग आइए, अवश्य आइए। फौजी आदमी की समाज वैसे भी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, चाहे वो पैरामिलिट्री का हो चाहे और आर्मी का हो उसको। और हम भी रिटायर होके आप अपनी गली आसपास के मोहल्ले में अपनी एक छवि बनाते हैं, चाहे वो किसी तरह का बच्चों को गाइड करने की बात हो, चाहे वो खिलाने की बात हो, चाहे पढ़ाने की बात हो, चाहे स्वच्छ अभियान की बात हो, हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो हमें लोग वैसे ही पसंद करते हैं। दूसरी बात, जब मौका मिले तो आप अवश्य अपने सरपंच के माध्यम से शुरू करिए, आप जिला पंचायत में चुनाव लड़िए, आप ब्लॉक समिति का लड़िए, आप किसी पार्टी से जुड़िए, पार्टी से जुड़ के जो है ना आप जो है ना विधानसभा का चुनाव लड़िए, लोकसभा का चुनाव लड़िए। जब भी कोई फौजी विधानसभा लोकसभा के अंदर आवाज़ बन के गया जनता की, उसने अच्छा काम किया है, उनके ऊपर आज तक किसी भी फौजी के अंदर ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। और जो भी सैनिक नेता बना है, जो भी देश दुनिया के अंदर, मैं कह रहा हूँ देश नहीं दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने एक अलग टाइप का जो ना एग्जाम्पल सेट किया है, भ्रष्टाचार से दूर रह के समाज की सेवा की है। आप भी आइए, आप जब तक नहीं आओगे, जब तक हमारी भूमिका नहीं होगी, जब तक हमें ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, चाहे OROP से लड़ना हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, चाहे तनख्वाह पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो। जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे, जब तक हमारा वजन नहीं होगा, तब तक हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जो ना सैनिक सेवा में आए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अधिकारियों से कहना चाहूँगा, ठीक है, अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा आए और एक दूसरे का जो ना उसको सहयोग करें। मेरे से कोई भी किसी तरीके का सहयोग है, कोई भी सैनिक आप राजनीति में हैं और उसको किसी भी तरह की गाइडलाइन की आवश्यकता हो, कोई बात पूछनी हो, किसी सहयोग की जरूरत हो, मैं हमेशा तत्पर हूँ। और आप लोग तो सैनिक, आप लोग एक लाइन में कहना चाहूँगा, जो आज़ादी के दीवाने जो बात बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, अब चलते भी गए कहते भी गए, चलते भी गए कहते भी गए, आज़ादी के दीवाने, जीना उसी का जीना जो मरना वतन पर जाने। क्या बात। जब हम सर्द के ऊपर लड़ सकते हैं, तो हम यहाँ संसद में भी लड़ सकते हैं, हम विधानसभा में भी देश के और जनता के हितों के लिए लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके वाकई फ़ौज के अलग अलग और कई रंगों के बारे में आज जानकारी मिली है। व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि आप सीमा के अंदर लड़ें, सीमा के बाहर लड़ें। अगर रिटायर्ड फ़ौजी हैं और सीमा के साथ साथ संसद में भी लड़ना चाहते हैं, तो ये रास्ता है जो आज हमें कमांडो सुरेंद्र सिंह ने बताया है। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों से शेयर कीजिए, जिससे हम इस तरह की और कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।